ठीक है। सो थोड़ा सा बात हमने कहा था लास्ट टाइम के 10 मिनट्स हम फिस्टुला पे बात कर लेंगे एंड देन वील डू यूरोगायनोकोलॉजी। फिस्टुला का आप मुझे बता दो कि क्या आप डिस्कस करना चाह रहे हो। मैम वही जो है जैसे हिस्ट्री ली जाती है, एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन एंड स्टैक्स ऑफ इट्स रिपेयर देखो मैडम। फिस्टुला के अंदर यस, हमारे केस में तो आएगा वेजाइको वजाइनल फिस्टुला या यूरिटेरिक या मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट विद वजाइनल ट्रैक्ट फिस्टुला। रेक्टो वजाइनल फिस्टुला हमारे एग्जाम में आना या हमारे से रिलेटेड इसलिए भी नहीं क्योंकि उसकी फिर मैनेजमेंट इज नॉट ओनली टू बी डन बाय द गायनोकोलॉजिस्ट एक्चुअली। बट यस, जो फजाइको वजाइनल फिस्टुला वगैरह हैं वो एक वो यूरोगायनोकोलॉजिस्ट ट्रीट करते हैं और उसकी एक अलग ही फील्ड है। और एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इट कैन चेंज लाइफ ऑफ अ पेशेंट। सो इसमें एक छोटी सी थोड़ी सी टिप्स बता देती हूँ क्विकली 5 मिनट्स में। उसके बाद अगर आप में से कोई एक 10 मिनट्स के लिए वॉलंटियर करना चाहे तो हम फिस्टुला का कर लेंगे। फिस्टुला का जब भी केस आए, जब भी, ऑलवेज रिमेम्बर ऑब्वियसली पेशेंट विल बी देयर विद यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस क्योंकि वो फिस्टुला का केस है। बट उसके अंदर आपने जहन में एक ये चीज जरूर रखनी है कि व्हाट इज द कॉज फॉर दिस फिस्टुला। कॉज उसके अंदर या तो ऑब्स्टेट्रिकल कॉज होती है या फिर कॉमनेस्ट जो हमारे केस में आएगा वो ऑब्स्टेट्रिकल फिस्टुला आएगा। उसके अलावा यस, मैलिग्नेंसी, रेडिएशन, ट्रॉमा, वो सारा कुछ भी हो सकता है लेकिन मोस्ट कॉमन जो है वो ऑब्स्टेट्रिकल है। और ऑब्स्टेट्रिकल में क्या कॉमन है? ऑब्स्टेट्रिकल में एक तो ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर का उसके अंदर आपने ये देखना है कि वो प्रेजेंट कब कर रही है। क्या वो डिलीवरी या सिजेरियन के फौरन बाद प्रेजेंट कर रही है या 5 दिन के बाद प्रेजेंट कर रही है। अगर वो फौरन बाद प्रेजेंट कर रही है तो इट मे बी ए नाइट्रोजेनिक फिस्टुला। इट मे बी रिलेटेड टू द ट्रॉमा, इंट्रापार्टम ट्रॉमा, मे बी सिजेरियन सेक्शन का ट्रॉमा या फिर डिलीवरी का। बट अगर वो प्रेजेंट करिए 5 दिन के बाद, इट मीन्स कि वो इस्कीमिक ट्रॉमा है। इस्कीमिक ट्रॉमा का मतलब ये है कि वी ऑल नो दैट इन ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर head of the baby is stuck at a level where neck of bladder is also there। वो ऐसे लेवल पे आके हेड स्टक हो जाता है कि ब्लैडर भी वहीं पे होता है और काफी देर तक हेड वहां जब स्टक रहता है बिकॉज इट्स अ केस ऑफ ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। ये सेकंड स्टेज रेस्ट की बात मैं नहीं कर रही, ये मैं फेलियर टू प्रोग्रेस की बात नहीं कर रही, ये मैं ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर की बात कर रही हूँ। सो ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में जब हेड वहां स्टक होता है तो वो काफी देर तक ब्लैडर की ब्लड सप्लाई बंद रहती है। और जब ब्लैडर तो इनिशियली तो वो ठीक रहता है लेकिन 5 डेज के बाद वो इस्कीमिया की वजह से फिस्टुलस ट्रैक बन चुका होता है और पेशेंट यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के साथ प्रेजेंट करती है। और जो यूरिटेरिक फिस्टुलाज है मोस्टली अगर लोअर यूरिनरी ट्रैक फिस्टुला बने तो पेशेंट is actually never able to fill up her bladder. She keeps on having complaint of dribbling of urine. उसका bladder कभी full होता ही नहीं। अगर वो थोड़ा upper tract की का fistula है यूरिटेरिक तो फिर वो फिर she may be filling her bladder along with incontinence। So उसको अपना bladder अलग से भी empty करना पड़ता है बट उसको साथ ही incontinence भी होती है। तो फिस्टुला में आपने 2-3 चीजें जो हिस्ट्री में देखनी है, एक तो कॉज को रूल आउट करना है, बहुत जरूरी है, उसके बगैर तो आपका डायग्नोसिस नहीं बन सकता। दूसरा थोड़ा सा हिस्ट्री के अंदर ये कि कौन सी जगह का फिस्टुला है, इज इट वेसिकल और यूरिटेरिक वो या यूरिथ्रल, वो थोड़ा सा अंदाजा हो सकता है। यूरिथ्रल के अंदर उसके थोड़ा सा पीरियड्स के साथ यूरिन में पीरियड्स वाला ब्लड भी आता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये थोड़ी थोड़ी निशानियां होती हैं हिस्ट्री के अंदर। अच्छा, उसके बाद एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन किस पोजीशन में करेंगे फिस्टुला का? मैम सिम्स पोजीशन में। मैम डोर्सल सिम्स पोजीशन। डॉर्सल पोजीशन में बहुत मुश्किल है। डॉर्सल इज नॉट अ गुड पोजीशन टू एग्जामिन फिस्टुला। मॉडिफाइड सिम्स पोजीशन इज अ गुड पोजीशन। सिम्स पोजीशन क्या होती है कोई बता दे जल्दी से? मेरा ख्याल है हमने प्रोलैप्स वाले लेक्चर में बात की थी। मैम लैटरल करके ना उसके हेड को थोड़ा वो कर लेते हैं, फ्लेक्स कर लेते हैं ना लैटरल हेड करके। को? ना लेग को। लेग को, गुड, ठीक है, शाबाश। ऊपर वाली लेग थोड़ी सी फ्लेक्स्ड होती है, थाई इज ऑलमोस्ट टचिंग द एब्डोमेन, और जो नीचे वाली लेग होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट होती है। सो इट्स अ मॉडिफाइड सिम्स पोजीशन, उसके अंदर आप फिस्टुला को करते हो। और जो दूसरा है, वैसे जो पोजीशन है, जो नंबर 1 बेस्ट पोजीशन समझी जाती है फिस्टुला को एग्जामिन करने की, जो किताबों वगैरह में भी लिखा है, वो है नी चेस्ट पोजीशन। नंबर 2 इज मॉडिफाइड सिम्स लैटरल पोजीशन जिसको कहते हैं।
नंबर 3 इज डॉर्सल पोजिशन. सो डॉर्सल पोजिशन इसलिए इतनी अच्छी नहीं होती क्योंकि उसके अंदर आप सिम स्पेकुलम ही नहीं डाल सकते हो, और फिर आप किस तरीके से वॉल सीखोगे. इसको एग्जामिन करने में एक निशानी क्या है. जब आप सिम स्पेकुलम डालोगे सिम्स पोजिशन में और आप उसकी वजाना को एग्जामिन कर रहे होते हो, तो यू ऑलवेज फाइंड एन एरिया. आपको एक 1 सेंटीमीटर का सर्कल या मे बी लेस देन 1 सेंटीमीटर डायमीटर वाला एक सर्कुलर सी लीजन नजर आती है, जिससे कि पिंक एपिथेलियम प्रोट्रूड आउट करी. डिफरेंट कलर्ड एपिथेलियम इज कमिंग आउट is seen coming out at the level of vagina actually. और यही फिस्टुला की निशानी है. हो सकता है उसमें से यूरिन भी निकल रहा हो, वो तो फिर बिल्कुल ही डायग्नोस्टिक हो गया. लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल कि उसमें से यूरिन उस वक्त नहीं भी आ रहा, या यू आर नॉट श्योर कि उसमें से क्या फ्लूइड आ रहा है या नहीं आ रहा, लेकिन देर इज अ valvity or a different colored epithelium seen in the vagina, then it means that it's a fistula. तो फिस्टुला की निशानी ये, जब भी गलत जगह पे गलत ऑर्गन आके खुलेगा, खुदा ना खास्ता फॉर एग्जाम्पल फिस्टुला में, या खुदा ना खास्ता ब्लैडर इंजरी में, वी ऑल नो दैट अल्लाह हैज मेड एवरी एपिथेलियम इन अ डिफरेंट कलर. हमारी बॉडी के अंदर जो हर एपिथेलियम भी है ना, वो डिफरेंट कलर की है. वो शायद हमारी पहचान के लिए मे बी नेचर हैज हेल्प्ड अस. फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग सर्जरी, खुदा ना खास्ता वी एंड अप इन ओपनिंग अ ब्लैडर, हमें कैसे पता चलता है ब्लैडर खुल गया? अदर देन द यूरिन थिंग, अदर देन एनीथिंग, खुदा ना खास्ता अगर हम फॉलीज तक नहीं भी पहुंचे कि हमें फॉलीज नजर आ जाए, चलो वो भी एक डायग्नोस्टिक है. जो ब्लैडर की अपनी एपिथेलियम है, उसका कलर डिफरेंट होगा आपके एब्डोमिनल कैविटी के किसी भी ऑर्गन से. इसी तरह वजाइना के एपिथेलियम का कलर डिफरेंट है. जब आप हिस्ट्रोस्कोपी भी कर रहे होते हो, तो आप पहले वजाइना से अगर गुजरते हो, फिर आप सर्विक्स में से गुजरते हो, एंड देन यू रीच द एंडोमेट्रियम, you notice that every epithelium has got its different look, although they may be different shades of pink, but vagina के अंदर रूगी है, and folds of epithelium है. cervix के अंदर cervical glands आपको different नजर आते हैं. एंडोमेट्रियम में जाके आपको जो सिक्रेटरी एंडोमेट्रियम या प्रोलिफरेटिव फेज या एक स्मूथ सी एंडोमेट्रियम पिंक कलर की डिफरेंट नजर आती है. इसीलिए जो लुक ऑफ अ पॉलिप है वो हमें बता देता है कि इज इट कमिंग फ्रॉम एंडोमेट्रियम और द सर्विक्स. सिमिलरली ब्लैडर, खुदा ना खासा अगर ब्लैडर कहीं कभी खुल जाए, तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम हैज गॉट इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक, इट्स ओन लुक इवन. चलो जो तो माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो तो है ही डिफरेंट, कि ट्रांजिशनल एपिथेलियम का एक अपना ही लेयर्स होती हैं एटसेट्रा एटसेट्रा. बट खुदा ना खास्ता वी एंड अप in opening a bladder during surgery, तो how can we know that this is bladder? Because it has got different colored epithelium from any other organ in the body, and we know something abnormal has happened. इसीलिए तो कहते हैं खुदा ना खासा कॉम्प्लिकेशन हो जाए, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू मेक द राइट डायग्नोसिस. सो कॉम्प्लिकेशन होना शायद इतना बुरा नहीं है, लेकिन डायग्नोसिस एट द राइट टाइम और उसको ठीक तरीके से ट्रीट करना, इन्वॉल्विंग द राइट पीपल, इज द राइट थिंग टू डू. सो इसी तरह अगर फिस्टुला बना होगा एंड यू आर डूइंग एग्जामिनेशन इन सिम्स पोजीशन, सिम्स स्पेकुलम डालते ही इफ यू फाइंड अ डिफरेंट कलर्ड स्पॉट or a different color less than a centimeter diameter circle or lesion in the vagina, with that indicates fistula. एक चीज तो ये. दूसरी चीज, yes we have different, ये जो हमारे पास 4 swab tests हैं या हमारे पास dye test हैं, that's a very good idea. उससे भी डायग्नोसिस हो जाता होता है. तो एग्जामिनेशन में तो आपने ये, देन यू जस्ट नीड टू एक्सप्लेन इट. उसको आपने एक्सप्लेन करना होता है कि आपको कहाँ पे वो फिस्टुला की लेजन नजर आई है. अव्वल तो फिस्टुला का जो डायग्नोसिस है वो हिस्ट्री से ही बन चुका होता है, बट एग्जामिनेशन पे फिर आपने ऐसे करना है. जो 4 swab test, फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर नॉट एबल टू फाइंड अ फिस्टुला इन आवर this thing in our examination, then we have all the labs. कोई बता दे labs क्या है वो? सर आएंगे. क्या? सॉरी आपकी आवाज कटती. रीनल फंक्शन टेस्ट. वेरी गुड. I'm starting from the routine investigation in शाबाश. complete blood count and the urine detailed report for any infection and midstream urine sample for culture and sensitivity. Then we will also take the high vaginal swab of the discharge present, and we will do the 3 swab tests to identify the location of the fistula, and then further management will also depend upon the site of the fistula.
ठीक है। और फिर आप कोई 3 या 4 स्वैब टेस्ट कहते हैं, 3 स्वैब होता है, उसके ऊपर पार्ट ऑफ द सबसे ऊपर वाले स्वैब पे को आप फॉलो करते हो। सो बिल्कुल ठीक है। और IVU का कोई रोल है इसमें? मैम IVU का यूरेटर इंजरी में रोल होगा। बिल्कुल ठीक है, इफ यू आर सस्पेक्टिंग दैट। इवन CT ऑल्सो, CT में भी आपको यूरिटेरिक आप इन्वॉल्वमेंट का CT में भी कर लेते हैं। सो यस इट इज, बिल्कुल ठीक है, यही सारा होगा। और फॉर एग्जाम्पल जी, फॉर एग्जाम्पल अ डायग्नोसिस इज मेड दैट द फिस्टुला इज देयर, फिर क्या करेंगे? Ma'am, first of all, we will counsel the patient regarding the diagnosis, provide एंड her कॉज। yes, and cause also, and provide her psychological and emotional counseling as well. We will involve the Good. multidisciplinary team of including the consultant gynecologist and urologist, then urogynecologist and anesthetist. बिल्कुल। मैम उसके हिसाब से फिर साइट पे डिपेंड करेगा कि हम रिपेयर करेंगे जो ब्लैडर का प्री सानिया ने ऑपरेटिव कुछ वर्क। कहना है? अच्छा आप बता रहे हो, लेकिन इसमें कुछ और चीजें ऐड होनी है। जी सानिया। मैडम एक तो ये एग्जामिनेशन का आपने कहा ना कि फेस्टुला को एक्सप्लेन करना है, एक तो मैडम इसकी वर्डिंग जरा बता दें कि एक्सप्लेन हम कैसे हाँ करेंगे। ठीक है। और दूसरा ये कि जो आपने CT फेस्टुलोग्राम का और IVU का बताया मैडम, इसमें सिस्टो यूरिथ्रोस्कोपी का या सिस्टोग्राफी का कोई कॉन्सेप्ट है? ये यू नीड टू चेक, वरना कराते नहीं है। देखो वार्ड्स के अंदर वी जस्ट डू द स्वैब टेस्ट एंड वी डू द IVU। इवन CT भी जो यूरिटेरिक या इस तरह की कोई आप सस्पेक्ट कर रहे हो, तो उससे आगे अगर ये जो आगे की इन्वेस्टिगेशंस है, आप इसको एक दफा देख लो कि अगर इस पे बात हो तो करनी है या नहीं करनी। और जो विजाइको का बताया आपने मैडम, विजाइको का और यूरिटेरिक का, वो तो जी जो सॉरी विजाइको और यूरिथ्रल तो मैडम 3 स्वैब पे भी पता लग जाएगा, यस। लेकिन जो ये यूरोटेरो वेजाइनल है उसका तो नहीं पता चलेगा ना। फिर वो IVU। उसको उसके लिए IVU। ठीक है मैंने जरा एक दफा ये जरा अच्छे से जो आपके वर्ड्स होते हैं ना वो हम अपनी कॉपियों में लिखते हैं मैडम, वो जरा बता दें आप, फेस्टुला को कैसे एग्जामिनर को बताना है मैडम। फिस्टुला का देखो बिल्कुल उसी तरह बताना है जैसे हम कोई भी लीजन बताते हैं, बिकॉज व्हेन वी आर एग्जामिनिंग पेशेंट वी आर नॉट श्योर दैट लीजन इज रियली अ फिस्टुलस ट्रैक्ट। However, आपने उसको इसी तरह बताना है कि on examination, starting with the vulva and vagina, that's normal looking, vulva is normal looking, और cervix का भी आपने speculum जो normal, बेशक अपना speculum करो dorsal position में, कसको speculum डाल के और पैप्स में ले लो। उसके बाद जब आपने, और बेशक बाय मैनुअल भी कर लो, एंड उसके बाद जब आपने सिम्स पोजीशन पेशेंट की बनवाई और सिम्स स्पेकुलम अंदर डाला, तब यू स्टार्ट एग्जामिनिंग द पेशेंट। उस वक्त ही आपने कमेंट करना है कि on examination with the Sims speculum in modified Sims position, I can see a lesion less than 1 centimeter diameter in the anterior wall of the vagina, which is got irregular surface and is has got darker epithelium, underlying epithelium. But however, it's not bleed to touch. It's all wet with a liquid, with a clear liquid, which seems to be urine. So this lesion seems to be the fistulous tract opening in the vagina. ओके मैडम, और मैडम इसमें रेक्टल एग्जामिनेशन होनी चाहिए या नहीं? नहीं, नहीं, वेसाइको okay, वेजाइनल फिस्टुला में PR का कोई पॉइंट नहीं है। नहीं है। ठीक है मैडम, खुदा ना थैंक खासा यू। अगर वो रेक्टो वेजाइनल, अगर पेशेंट इज देयर विद द इनकॉन्टिनेंस ऑफ फीसेस और एनल इनकॉन्टिनेंस, जिसको कहते हैं इनकॉन्टिनेंस ऑफ फ्लैटस एंड फीसेस में आता है एनल इनकॉन्टिनेंस, देन यू डू द ऑब्वियसली फिर तो रेक्टल एग्जामिनेशन, बिकॉज वो तो सारा फिर डिफरेंट। ठीक है मैडम, थैंक यू मैम। मैम अगर 3 सौ पे हमारा म्यूट हो गया था जी। मैम 3 सौ पर अगर डायग्नोस हो जाता है हमारा फिस्टुला, उसके बाद हम सिस्टोस्कोपी करेंगे फॉर कंफर्मेशन। सिस्टोस्कोपी तो तब करेंगे जब आप यूरोगायनोकोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व कर चुके होगे। अभी फिलहाल जब डायग्नोसिस जब तक बना रहे हो, इन्वेस्टिगेशन मांग रहे हो, उसमें आप सिस्टोस्कोपी जरा नीचे आ जाती है, पहले आपका IVU आता है। ठीक है मैम। मैम IVU ब्लैडर फिस्टुला में भी, वेसाइको वेजाइनल फिस्टुला में भी? हाँ करा सकते हैं, क्योंकि यू आर नॉट श्योर ना कि वेसाइको वेजाइनल ही है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है। अच्छा उसके बाद मैनेज कैसे, अच्छा मैनेजमेंट सना मैं बड़ा अच्छा बता रही थी, उसके अंदर जो बात मैंने कहा था कि ऐड करनी है, देखो if most of the fistula are very small, they are so minute that you really don't need to do anything about it. We all know that
हमने अपनी ट्रेनिंग में भी और अदरवाइज भी लाइफ में एक ना एक फिस्टुला तो देख ही लिया होता है ना. फिस्टुला एक्चुअली मीन्स दैट patient ends up in having blood stained urine after cesarean or so, and when you examine her, एक ना एक तो खुदा ना खास्ता हम देख चुके होते हैं कि 40 से about हुआ तो बेड वेटिंग स्टार्ट हो गई पेशेंट को वार्ड में ही होते हुए, बिफोर शी इज डिस्चार्ज, मे बी ऑन द फर्स्ट पोस्ट ऑप डे और द सेकेंड डे. और जब आपने एग्जामिन किया और सारे टेस्ट किए, यू सी दैट देयर इज अ फिस्टुला व्हिच इज देयर. तो उसमें फिर आप क्या करते हो? आप सारा एग्जामिन करके यू मे इन्वॉल्व यूरोगायनोकोलॉजिस्ट, यू शुड इन्वॉल्व यूरोगायनोकोलॉजिस्ट, यू इवन एट टाइम्स गेट टू डू आईवीयू के अंदर बड़ा खूबसूरत सी आपको आईवीयू इसलिए भी कर लेते हैं क्योंकि बिफोर एंड आफ्टर रिकवरी आप थोड़ा सा देख लेते हो फिस्टुला को. उसके बाद आप जब देखते हो फिर इसके अंदर ट्रीटमेंट क्या होती है कि फॉर यू कीप द कैथेटर इनसाइड, यू जस्ट डोंट डू एनीथिंग बिकॉज इट्स सो माइन्यूट कि आप 3 वीक्स तक कैथेटर रिटेन रख लेते हो, एंड आफ्टर 3 वीक्स यू रीइवैल्यूएट, एंड मोर देन 90% ऑफ माइन्यूट फिस्टुले आर ट्रीटेड by this simple catheterization only. और even अगर आप 3 वीक्स के बाद अगर उसका IVU, not if 3 वीक्स, ठीक है, very less cases, very less cases need more catheterization more than 3 weeks. और जब आप post catheterization उसका IVU कराओ तो वही डाई जो निकली थी fistulous tract में से वो ठीक हो जाता है काम. However, if the patient is kept catheterized after surgery for 3 weeks, उसकी special instructions होती हैं, वो सारी इसको दी जाती हैं when to get her catheter changed, and she should be very much sure that the catheter is not blocked, because अगर catheter block हो गया और यूरिन इकट्ठा होता गया ब्लैडर में तो वो फिस्टुलस ट्रैक्ट बढ़ जाएगा, बिकॉज उस यूरिन ने कहीं तो जाना है, और अगर फॉल्स ट्रैक्ट बना हुआ है कहीं पे तो वो फिर फिस्टुलस ट्रैक्ट से ही निकलेगा, और वो फिस्टुलस ट्रैक्ट दोबारा वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा, और वो फिर उसमें से वो ट्रैक्ट उल्टा बढ़ जाएगा. सो सबसे पहले, बल्कि शायद अगर आपका सारा वाइवा अच्छा जा रहा है तो बात शायद यहीं पे खत्म हो जाए कि 3 वीक्स की कैथेटराइजेशन के बाद पेशेंट ठीक हो गया, because it's very rare that a patient gets that type of fistula which really needs to be recovered surgically. और वो सर्जिकल रिपेयर में फिर ये होता है कि you at times need to prolong your repair for even 3 months, because the tissues are so raw and so fragile that they need some time for repair and healing. So you advise patient to have good diet, etc. for 3 months also, and you keep the patient catheterized for that time. And then after 3 months you reevaluate the patient, और फिर वो and then you plan the surgery with the urogynecologist of course. और उसके अंदर फिर वो ब्लैडर और वजाइना को सेपरेट करके फिस्टुलस ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करते हैं, और एंड देन दे स्टिच ब्लैडर सेपरेटली एंड वजाइना सेपरेटली. कहने में और सुनने में तो ये एक स्टेटमेंट है, और जिसे कहते हैं ना, जैसे मैंने आपको सुना दिया, आप एग्जाम में इसी तरह बस याद करके चले जाओ, because nobody is going to ask you to repair fistula there. All they want to know is that you know the management, and you know exactly what's going to happen to your patient, and you should know exactly कि आपने किसके पास रेफर. वही बात है, कॉम्प्लिकेशन हो जाना तो हर इंसान से होती है. Every one of us ends up in, it's impossible कि हम में से किसी एक ने कभी कोई कॉम्प्लिकेशन अब तक नहीं देखी, अल्लाह ना करे, लेकिन देखते रहते हैं और फ्यूचर में, बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स. लेकिन सारी बात ही सर्जरी में ये होती है कि यू पिक अप द complication at the right time, you accept it, you diagnose it correctly, and you ask for the right help. तो अगर ये ना करना फिर गुनाह है. कॉम्प्लिकेशन करना बिल्कुल गुनाह या गलती नहीं है, लेकिन उसको सही टाइम पे डायग्नोज ना करना और उसको सही टाइम पे ट्रीट करना या ट्रीट ना कराना वो गुनाह है. सो एग्जाम में मैं बता रही थी कि ये स्टेटमेंट बोलना और कहना आसान है, बट इट इज अ हाईली स्किल्ड सॉर्ट ऑफ प्रोसीजर. बट स्पेशली इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज फर्स्ट सर्जरी इन फिस्टुला repair is always the best time for the repair. So उसको बेस्ट अवेल करना चाहिए और उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए. सो बेस्ट सर्जरी शुड बी डन बाय अ पर्सन हु रियली नोज हाउ टू ट्रीट और हाउ टू रिपेयर दिस फिस्टुला. So however,
if the failure of the fistula occurs in the first surgery, तो फिर कुछ implants भी use होते हैं, even gut के भी वो फिर ileal conduit और फिर divert कर देते हैं उसका, because a patient having fistula has got miserable life actually. उसके पास से हर वक्त यूरिन की स्मेल आती है, even her friends and family members don't really want to sit in the same room where she is sitting, so वो इतना ज्यादा उसकी miserable life हो जाती है, तो उसकी ट्रीटमेंट तो करनी ही पड़ती है। और उसका फिर खुदा न खास्ता if the first surgery fails, then still more advanced procedures are also there for that, but again first surgery should be done by a person who really knows how to do it. So I think this was all about the fistula. एक बात बता दें कि अगर ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर है तो हम 3 months के बाद सेकेंडरी रिपेयर करते हैं, तब तक हम पेशेंट को कैथेटर डालेंगे। लेकिन अगर पेशेंट को कोई आइट्रोजेनिक फिस्टुला है तो फिर हमने 3 weeks के लिए रखना है, अगर स्मॉल फिस्टुला है तो कैथेटर। It again depends. हाँ, अगर तो स्मॉल फिस्टुला है नॉर्मली 3 weeks में रिकवरी हो जाती है, 3 weeks के बाद आप हटाओ तो ठीक हो जाता है। इट्स वेरी वेरी रेयर दैट अ पेशेंट नीड्स टू बी कैथेटराइज्ड फॉर 3 months फॉर अ माइन्यूट फिस्टुला आल्सो। लेकिन वो यही होता है ना कि देखो माइन्यूट फिस्टुला है, you keep her catheterized for 3 weeks for example, and when you remove the catheter the fistula is not repaired, उसके symptoms are still there. Yeah, if you repeat the IVU, the dye goes through the same fistulous tract again, and which shows that the fistula is not repaired. तो फिर आप उसको दोबारा से करोगे ना, क्या उसे कहते हैं, फिर आप उसको वो उसी पेशेंट को 3 weeks को प्रोलॉन्ग करके 3 months तक ले जाओगे। एंड एट टाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक्चुअली 3 months के बाद वो फिस्टुला रिपेयर हुआ होता है। उसको दोबारा मतलब 3 months के बाद जब आप उसको दोबारा कैथेटर रिमूव करते हो एंड यू एग्जामिन हर अगेन एंड देन यू इफ यू खाने को आती हूँ। सॉरी मैं म्यूट कर रही हूँ। नहीं बिहेव And if you करते बच्चे। repeat IVU again, so you get to know that 3 months की catheterization was very much effective for her. और वो mostly treat हो गया होता है if it was a minute fistula. अगर if it was a major fistula, then you need to do the surgical repair. और मैम इसका कोई स्पेसिफिक साइज है कि कितने साइज तक हम कंजर्वेटिव मैनेज करेंगे? No, इसका साइज या मेजरमेंट का वो नहीं है, इट्स जस्ट ऑन द IVU। इसकी कोई वो साइज तो मुझे तो कहीं नहीं मेजरमेंट मिली। किसी ने बड़ी अच्छी इन्वेस्टिगेशन लिखी है, स्पेसिफिक CT फिस्टुलोग्राम, बहुत ही अच्छा है। अगर आप खाली IVU के ऊपर नहीं जा रहे और CT फिस्टुलोग्राम कराओ तो वो और भी वही देखो। IVU से आगे की भी जो इन्वेस्टिगेशंस हैं बिल्कुल वो है, उसमें सिस्टोमेट्री भी आ जाती है और ये CT फिस्टुलोग्राम भी आ जाता है, बिल्कुल। थैंक यू फॉर मेंशनिंग मैम। और पोस्ट ऑप एडवाइस में पेशेंट को जो कैथेटर रखते हैं वो 3 weeks के लिए रखेंगे, 21 days। पोस्ट ऑप एडवाइस में इफ यू आर कीपिंग कैथेटर, प्लीज 2 बातें जरूर बतानी है उसको, व्हेन टू चेंज द कैथेटर, नंबर 2 उसकी ऑब्वियसली हाइजीन वगैरह, लेकिन नंबर 2 के वो ब्लॉक नहीं होना चाहिए कैथेटर। शी शुड कीप एन आई ऑन हर यूरिन बैग कि उसके अंदर यूरिन आ रहा है। अगर वो किसी दिन नोट करे कि 100 ml आया और 2 घंटे गुजर गए हैं और कोई और 100 ml से बड़ा नहीं है, तो इट मीन्स कि बैग कहीं ब्लॉक हो गया और बैग ब्लॉक नहीं होना चाहिए फिस्टुला में, अदरवाइज फिस्टुला वाला काम और खराब हो जाएगा। जी सानिया। मैडम तो ये जो कैथेटर हम रख रहे हैं ना, ये 3 weeks to 3 months के लिए हम रख रहे हैं, लेकिन अगर ये छोटा फेस्टुला है तो 3 weeks से लेकर 3 months तक का मार्जिन दे रहे हैं। अगर 3 months के अंदर भी उसकी रिपेयर नहीं हो रही है या स्पॉन्टेनियस क्लोजर नहीं हो रही है तो फिर हम रिपेयर के लिए जाते हैं। मैडम ये वेजाइकोवेजाइनल फेस्टुला जैसे अगर हमारे पास पेशेंट ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर की पेशेंट है, उसके लिए कोई टाइम फ्रेम है कि या उसके लिए भी यही टाइम फ्रेम है कि नहीं, उसके लिए भी हम वेट करेंगे 3 हफ्तों का और फिर 3 महीनों का? यही टाइम फ्रेम है। और मैडम जब ये निकालते हैं तो उसके बाद भी जैसे आपने कहा ना IVU, तो IVU भी हमारी डायग्नोसिस बनेगी या ये कभी कभार कहते हैं कि नहीं आप सिस्टोग्राम भी करें? सिस्टोग्राम तो नहीं करना ना इस पे, या ये IVU की तरह ही होता है? IVU पे बन जाती है डायग्नोसिस। ठीक है मैडम, थैंक यू। अच्छा मैडम, और एक आपने किंकिंग का बताया कि किंक नहीं होने देना, और दूसरा आपने क्या कहा कि जो चेंज द कैथेटर ब्लॉक नहीं होने देना ना। हाँ, और दूसरा जो दूसरी रीजन उसकी आपने हाइजीन और व्हेन टू चेंज इट। मैम एक्चुअली ना जी मैम आपसे पूछना था कि आफ्टर सर्जरी 14 days तक कैथेटर रखना है? आफ्टर सर्जरी अगर आप फिस्टुला सस्पेक्ट कर रहे हो तो 3 weeks तक। आफ्टर रिपेयर आफ्टर रिपेयर
यस, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। आफ्टर रिपेयर अब तो वैसे 14 डेज तक कभी नहीं, अब तो 10 डेज तक का हो गई है बात। Okay, ma'am. And ma'am, any specific antibiotics after repair, or just antibiotics could be broad spectrum antibiotics? ये आप किसी यूरोगाइनोकोलॉजिस्ट से डिस्कस कर सकते हो कि स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स, लेकिन जो मुझे पता है आई थिंक यूजुअल एंटीबायोटिक्स। Thank you, ma'am. ठीक है। मैडम ये पूछना था कि सर्जरी या किसी भी ऑब्स्टेट्रिक लेबर के बाद जब प्रेजेंट करे तो चाहे वो कुछ मतलब जल्दी प्रेजेंट करे या लेट प्रेजेंट करे, हमने इस तरीके से फॉलो करना है ना कि हिस्ट्री कैथेटराइजेशन में कब आपने की। देखना है कि वो प्रेजेंट कब से, प्रेजेंट का मतलब ये है कि उसको कंप्लेंट कब से शुरू हुई थी। वो तो कंप्लेंट तो हो सकता है पहले से हो लेकिन बाद में आए वो। सो इफ इट इज इमीडिएट देन उसी वक्त माइंड में जाना चाहिए कि ऑब्स्टेट्रिकल है, इमीडिएट है तो आइट्रोजेनिक के ज्यादा चांस है, बिकॉज ये अगले दिन ही आ गई है या उससे अगले दिन ही उसको प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी बेड वेटिंग की। इफ शी सेज के 5 days शी वाज एब्सोल्युटली फाइन, 6th डे पे जाके शी स्टार्टेड नोटिसिंग कि हर बेड इज गेटिंग वेट, और फिर उसके बाद मसला ज्यादा शुरू हुआ, तो फिर इट मींस के ज्यादा इस्कीमिक इंजरी का चांस है। तो मैम प्रोटोकॉल यही रहेगा ना कि पहले कैथेटराइजेशन, फिर उसको आईवीयू करेंगे 3 वीक्स के बाद, फिर दोबारा कैथेटराइज प्रोटोकॉल करेंगे। ये रहेगा, स्पेशली अगर आईवीयू पे आपका बहुत स्मॉल फिस्टुला आ गया, अगर शुरू में ही आपको डायग्नोसिस हो गया कि इट वाज अ बिग फिस्टुला, तो फिर आप तो फौरन आगे यू विल प्रोसीड विद विद द लाइन ऑफ सर्जरी एक्चुअली। फिर आप उसको 3 months के लिए रिकवरी और फिर उसी लाइन पे लेके चलोगे ना। मैम इसमें ना एक मेरा क्वेश्चन है, जैसे आप बता रही हैं कि मतलब हाई लेवल्स की जैसे ये इन्वेस्टिगेशंस हैं आईवीयू और ये सारी जो बाकी वाली हैं, ये हमने मतलब ठीक है। बाद में डाउन द लिस्ट रखनी है। तो हम्म। मैडम अगर वो हमें एग्जामिनर जो है वो एग्जामिनेशन नॉर्मल दे देते हैं या मतलब उस पे ही वो फाइंडिंग दे देते हैं, तो फिर हमें इन पे फिर मूव करना चाहिए। लेकिन बिल्कुल। जब वो कह देते हैं कि देखो, सिम्स में आपको कोई विजिबल नहीं है फिस्टुला, तो फिर हम 3 स्वैप टेस्ट करेंगे ठीक मतलब स्टेप बाय स्टेप राय के बोलते साथ, जाना है। स्टेप बाय स्टेप। नहीं, अगर स्टेप बाय स्टेप है भी नहीं, देखो यस एग्जामिनेशन के बाद ही आपकी बात स्टार्ट होती है ना, लेकिन जो भी वो एग्जामिनेशन दे रहे हैं 3 स्वैप, पेशेंट ने कंप्लेंट कर दिया कि उसको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है, बिल्कुल ही नहीं जैसे रुकता यूरिन, कंटिन्यूस बेड वेटिंग है, जी तो आपने हर चीज की तय में तो जाना है ना। आपने उसका 3 स्वैप टेस्ट भी करना है, आपने उसका आईवीयू भी करना है, आपने उसका सीटी भी करना है, आपने यू मे इवन नीड टू डू हर सिस्टोस्कोपी आल्सो, बट वो फिर बाद की इन्वेस्टिगेशंस आ जाएंगी। लेकिन एग्जामिनर अगर आपको दे या ना दे, फॉर एग्जाम्पल अव्वल तो जो पेशेंट आता है बेड वेटिंग के साथ, इफ यू रियली एग्जामिन हर इन सिम्स पोजीशन, यू डू फाइंड अ लीजन, आपको मिल जाता है वजाइना के अंदर लीजन आपको, बिकॉज उसका यूरिन निकल रहा होता है उस वक्त भी, वजाइना में पूल बन रहा होता है यूरिन का। और आप जब सिम स्पेकुलम डालते हो तो आप उसको डायरेक्टली देख सकते हो कि कहाँ से वो पूल आ रहा है। सो आप वो चीज आप कर सकते हो, मतलब ऐसी बात नहीं है कि आप एग्जामिनेशन में आपको, चलो फॉर एग्जाम्पल अगर उन्होंने कह दिया भाई हाउ कैन इट बी नॉर्मल एग्जामिनेशन, एटलीस्ट वजाइना में यूरिन तो होना चाहिए ना। चलो बहरहाल अगर इतना ही अनोखा केस है कि बिल्कुल नॉर्मल वजाइना का एग्जामिनेशन है, तो फिर यस, फिर लेकिन फिर भी यूल गो फॉर द 3 स्वैप टेस्ट, यूल डू द आईवीयू एटलीस्ट, उससे आगे की इन्वेस्टिगेशंस फिर इन रिपोर्ट्स के बाद। तो मैडम ये जी रिपेयर मैम के ठीक बाद है। कितने टाइम बाद हम उसको अलाउ करेंगे क्वार्टर्स के लिए, और मोड ऑफ डिलीवरी उसके बाद नेक्स्ट प्रेगनेंसी में क्या होगा? इसके अंदर तो मोड ऑफ डिलीवरी अगर प्रीवियस नॉर्मल थी तो नॉर्मल ही है, इसके अंदर तो ऐसा कहीं पे भी नहीं है कि जी अगर यूरिनरी फिस्टुला बन गया तो वो नॉर्मल डिलीवर नहीं हो सकती, ठीक है ना। मतलब मैम ऑब्स्टेट्रिक में इंडिकेशन सिजेरियन की वही होगी अपनी इंडिकेशन कोई, हाँ जी। फिस्टुला नहीं। देखो फिस्टुला मोस्टली बनता है किसमें, सिजेरियन सेक्शन में, जो पहली प्रीवियस 2-3 हो। प्राइमी के अंदर तो फिस्टुला तभी बनता है जब वो खुदा ना खास्ता फिस्टुला, वो तो फिर ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर की वजह से बन गया होता है ना। तो एक पेशेंट जी जिसका जी पहले ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर पे सिजेरियन हो, तो उसका तो अगला आप नॉर्मल नहीं होता ना उसका, तो मतलब आप जो फिस्टुला की कॉजेज है वो मोस्टली ऐसी हैं कि 99% पेशेंट्स हु आर एंडिंग अप इन ऑब्स्टेट्रिकल फिस्टुला will be needing cesarean section because of the obstetrical reason, not because of the fistula reason. सो मोस्टली जो फिस्टुला आइट्रोजेनिक बनते हैं वो प्रीवियस 2-3 में बनते हैं, बिकॉज ब्लैडर एडहेरेंट होता है और हमें टाइम्स उसे ओपन कर रहे होते हैं, कीपिंग आवरसेल्व्स अवे फ्रॉम द ब्लैडर, बट इन प्रीवियस 2-3 व्हेन adhesions are there we are not very much sure कि ब्लैडर के फाइबर्स कहाँ तक आ रहे हैं, और वो थोड़े बहुत फाइबर्स भी जब सूचरिंग के दौरान when you are closing the uterine incision,
जब आप वहां पे सूचर लगा रहे होते हो तो आपका जो ब्लैडर के फाइबर्स है वहां पे आ जाते हैं आपकी सूचर के अंदर, और दैट देन लीड्स टू द फिस्टुला फॉर्मेशन। वो आइट्रोजेनिक सिजेरियन फिस्टुला होता है। उसके अंदर एक टिप बड़ी प्रैक्टिकल बात के लिए बता रही हूँ, नॉट एग्जैक्टली फॉर एग्जाम, कि अगर आप प्रीवियस 2-3 में कर रहे हो एंड यू आर डूइंग BTL विद दैट, तो इट्स ऑलवेज बेटर टू रिमेन ऑन द हायर साइड। अब आप और ब्लैडर एडहेरेंट है, फॉर एग्जाम्पल यू आर नॉट एबल टू सेपरेट द ब्लैडर, देन इट्स बेटर टू डू द अपर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू द ब्लैडर, क्योंकि BTL आप पहले ही कर रहे हो और ब्लैडर नीचे से आके बुरी तरह लगा हुआ है, और आप ब्लैडर के साथ खींचातानी करके और ऊपर से बिल्कुल नीचे रहने के लिए, लोअर सेगमेंट पे रहने के लिए इंसिजन दो, और वहां पे जब आप सूचर कर रहे हो तो ब्लैडर साथ ही स्टिच कर रहे हो, तो शी एंड्स अप इन फिस्टुला, शी एंड्स अप इन अ बैड मॉर्बिडिटी इंस्टेड के आप उसका अपर सेगमेंट करके अच्छा सा क्लोजर कर दो, लेकिन बहुत अपर भी नहीं, बट यस। इसलिए ये 2-3 चीजें हैं जो आपने हर सिजेरियन में उस वक्त भी कई दफा डिसाइड करना होता है कि प्रीवियस 2 है और प्रीवियस 3 है, और इसके अंदर अब BTL भी हो रहा है, लेकिन वही बात है, या तो यू आर एबल टू सेपरेट ब्लैडर इन अ बेटर वे और फिर आप लोअर सेगमेंट में इंसर्जन दो। अगर ब्लैडर ठीक तरह सेपरेट नहीं हुआ, प्रीवियस सिजेरियंस की वजह से उसकी बुरी एडिशन बनी हुई है ब्लैडर की आकर, तो इट्स बेटर नॉट टू गो और नॉट टू इन्वॉल्व द ब्लैडर फाइबर्स इन योर सूचर। हाइड्रोजेनिकली तो वो बनते हैं। और जो ऑब्स्टेट्रिकल ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर का है, वो तो जो पेशेंट का पहले ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर पे सिजेरियन हो रहा है तो वो तो पहले ही CPD की है, तो आप उसको प्रीवियस 1 और प्रीवियस ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में अगले सिजेरियन में, और जो ऐसी पेशेंट जो इस्कीमिक फिस्टुला पे एंड अप हो गई थी उसको फिर अगले में आप इसलिए नहीं करोगे सिजेरियन क्योंकि उसका फिस्टुला बनाना था, बल्कि इसलिए बनोगे क्योंकि उसका ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर पे सिजेरियन हुआ है। मैम, जैसे जी। हमारे पास पेरिनियल टियर में ना एक टाइम फ्रेम होता है कि अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट 72 आवर के बाद प्रेजेंट करती है तो हम फिर उसको सेकेंडरी इंटेंशन से छोड़ देते हैं ना। यहाँ पे अगर 7th और 8th डे पे एक लार्ज फेस्टुला मेरे पास आता है, ऑलरेडी कंटेमिनेटेड है, मुझे पता है कि अगर मैं उसका रिपेयर करूंगी तो अच्छा नहीं होगा, 3 months तो का यहाँ टाइम देंगे सर। उसको फिर भी मैम यहाँ पे भी यही है ना कि अगर आपके पास हाँ, 6 टियर ऐसा, बिल्कुल और मैडम इंटीकॉलिनर्जी रूल है इसमें, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप पेशेंट को रिपेयर कर देते हैं, नहीं नहीं, है कोई रूल? नहीं ठीक वो है। नहीं। अच्छा, दूसरा ये कि फिस्टुला जहां भी है, देखो चाहे वो रेक्टल है चाहे वो यूरिनरी है, मैंने बार बार आपको यही कहा कि फिस्टुला की जो रिपेयर है, फर्स्ट रिपेयर इज द बेस्ट रिपेयर। सो फर्स्ट रिपेयर का चांस जो है वो बेस्ट अवेल करना चाहिए। अगर खुदा न खास्ता फेलियर ऑफ फर्स्ट रिपेयर हो जाए तो केस बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो चुका होता है, बिकॉज फिर सेकेंडरी रिपेयर या सेकेंड सर्जरी के बाद की रिकवरी वी डोंट नो। सो फर्स्ट में सक्सेस सबसे ज्यादा है, ये रेक्टल फिस्टुला में भी, पेरिनियल टियर्स की रिपेयर में भी, और विजाइनल ये विजाइकल फिस्टुला में भी। सो फर्स्ट रिपेयर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, इसीलिए तो और ये देखिए। लार्ज फेस्टुला को भी फिर मैडम 3 महीने के लिए इसी तरह छोड़ के फिर जी, हम जब वो इसीलिए तो कैथेटर 3 हटाएं। महीने का टाइम देते हैं, ताकि हम्म, फर्स्ट रिपेयर जब करें तो टिश्यूज की हालत बेस्ट हो, वो फर्स्ट रिपेयर का टाइम बेस्ट अवेल करें। ठीक है मैम। ठीक है, चलो अब जी जल्दी से बाकी की आधी क्लास हम कर लेते हैं अबाउट यूरोडायनामिक्स। बड़ा आप लोगों ने मुझे कहा था, मैंने छोटी, ये नजर आ रहा है, स्क्रीन शेयर हो रही है? जी मैम। अच्छा ठीक है। तो ये आप लोगों ने बहुत ज्यादा मुझे कहा था कि ये यूरोडायनामिक्स का मैंने 2-4 स्लाइड्स इसलिए बना ली क्योंकि जुबानी सिर्फ बताना ना बहुत ही ज्यादा थ्योरेटिकल था और इट वाज नॉट पॉसिबल के जुबानी कवर हो जाए। सो यूरोडायनामिक्स में 2 बातें आपने याद रखनी है, ये तो खैर आगे वैसे मैंने स्लाइड एक बना दी है, ठहरो एक सेकेंड। 2 बातें ये याद रखनी है कि जो मिक्चुरेशन का प्रोसेस है उसमें स्टोरेज है और मिक्चुरेशन है। इट्स नॉट ओनली द स्टोरेज थिंग। हम जब बात करते हैं ना, हमारी बात रह जाती है सिर्फ स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस पे, और सिर्फ हमारी बात रह जाती है उसके ऊपर क्या उसे कहते हैं, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस और ओवर एक्टिव ब्लैडर या डिट्रूसर इनकॉन्टिनेंस पे हमारी जो है बात, हम भूल जाते हैं कि आउटफ्लो ट्रैक भी है। सो वी शुड ऑलवेज नो कि देयर इज एक स्टोरेज सिस्टम है और एक आउटफ्लो सिस्टम है। ये 2 सिस्टम्स खराब होते हैं तो इनकॉन्टिनेंस या यूरिनरी प्रॉब्लम्स आती हैं, और इसीलिए 2 तरह की इन्वेस्टिगेशंस बनी हुई है। एक है यूरोफ्लोमेट्री जो कि फ्लो आउटफ्लो ट्रैक की हमें बताती है एब्नॉर्मेलिटीज, और एक है सब्ट्रैक्टेड सिस्टोमेट्री जो स्टोरेज के प्रॉब्लम्स में बताती है। स्टोरेज के प्रॉब्लम में स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है, और आउटफ्लो ट्रैक के अंदर हमें पता है ये हेजिटेंसी और इनकम्प्लीट स्ट्रीम और इस किस्म का है। ठीक है, जो इसलिए जो यूरोडायनामिक्स है बेसिकली,
Urodynamics is actually a thing. ठहरिए, मेरी स्लाइड नहीं बदल रही. Urodynamics is actually, sorry, एक मिनट. क्या हो गया इसका, एक सेकेंड. हाँ, सॉरी. सो यूरोडायनेमिक्स जो है ना वो सब्ट्रैक्टेड सिस्टोमेट्री एज वेल एज यूरोफ्लोमेट्री है. ठीक है. सो इट्स नेवर ओनली द सब्ट्रैक्टेड सिस्टोमेट्री. हम लोग जो है ये भूल जाते हैं, इसलिए हम सिर्फ सब्ट्रैक्टेड सिस्टोमेट्री की बातें करते हैं. सो यूरोफ्लोमेट्री इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ यूरोडायनेमिक्स. छोटा सा जल्दी से हमें पता होना चाहिए कि ये अब ये थ्योरेटिकल चीज है, ये आप लोग खुद भी देख लेना. ये इसलिए मैंने थोड़ी सी मेंशन किया क्योंकि ये आपको याद रखेगा कराएगा कि ड्रग्स कौन सी कहाँ यूज हो रही है. सिंपैथेटिक सिस्टम है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है. सिंपैथेटिक सिस्टम में अल्फा बीटा रिसेप्टर्स हैं. ये सारे बीटा रिसेप्टर्स हैं जो कि ब्लैडर के ऊपर सारे जाके आउटफ्लो ट्रैक्ट स्फिंक्टर्स के ऊपर ज्यादातर बीटा रिसेप्टर्स हैं. पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में ये कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स हैं, मस्करेनिक M3 रिसेप्टर्स जो होते हैं. और इसलिए हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स और वो चीजों की बात कर रहे होते हैं. ओके फाइन. सो टर्मिनोलॉजी जैसे मैंने कहा कि इट्स नॉट ओनली द स्टोरेज प्रॉब्लम, it's also the voiding problem and later on yes the post maturation problem. Storage में stress incontinence urge है, voiding के अंदर hesitancy, intermittent flow, slow stream. post maturation के अंदर incomplete emptying और post maturation dribble है. स्टोरेज सिम्टम्स हमें पता चलते हैं सब्ट्रैक्टेड सिस्टोमेट्री से. voiding symptoms का हमें पता चलता है किससे, यूरोफ्लोमेट्री से. और पोस्ट मैच्योरेशन का अल्ट्रासाउंड से हमें पोस्ट वॉइड यूरिन वगैरह का पता चल जाता है. सो क्विकली अबाउट यूरोफ्लोमेट्री, हम सब देख चुके हैं, बुक्स के ऊपर भी पिक्चर्स बनी हुई है, नेट पे बहुत ज्यादा यूरोफ्लोमेट्री के पिक्चर्स हैं कि हाउ डू वी डू दैट. देयर इज अ कंटेनर और उसके ऊपर भी वी आस्क द पेशेंट टू पास द यूरिन और साथ हमने उसके मेजरमेंट के लिए रखा होता है नीचे, उसके साथ ही मैक्सिमम फ्लो रेट और ये सारा कुछ. और ये एक प्यारा सा जो पूरा ग्राफ बना हुआ है, दिस ग्राफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर ये ग्राफ की पीक इस तरह से नहीं है, ये इस तरह से फ्लैट है, तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम फ्लो रेट कम है. मैक्सिमम फ्लो रेट आगे भी मैंने शायद लिखा है 15 ml/s है अगर उसकी स्पीड. फ्लो रेट है ना इसलिए, तो it has to be in ml/s. So if it is for example 15 ml/s, then that's fine. Then in around 30 seconds or so we will be able to empty our bladder. But if the flow rate is less than 15 ml/s, ये ग्राफ लंबा दूर हो जाएगा, यानी देर से ब्लैडर एम्प्टी हो रहा है और इसकी हाइट भी कम होगी, विच शोज के आउटफ्लो ट्रैक्ट में कोई मसला है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन है या कहीं रिसेप्टर का कोई प्रॉब्लम है. सो ये सारा चीज इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है. ये ग्राफ की ये वाली शक्ल आना इन यूरोफ्लोमेट्री, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये थोड़ी सी नॉर्मल वैल्यूज हैं. हाँ, कि सबसे फर्स्ट डिजायर टू वॉइड कब होता है, जब कितना ब्लैडर, ये सब आनी चाहिए. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इफ यू आर डूइंग यूरोडायनेमिक स्टडीज. यूरोडायनेमिक स्टडीज इन्वॉल्व्स यूरोफ्लोमेट्री प्लस सब्ट्रैक्टेड सिस्टोमेट्री. पीक फ्लो रेट मैंने आपको बताया कि 15 ml/s है. रेजिडुअल वॉल्यूम शुड बी लेस देन 50 ml. और अगर अल्ट्रासाउंड पे कोई पेशेंट, इसीलिए आपने नोट किया होगा कि सोनोलॉजिस्ट जो होते हैं वो पेशेंट से कहते हैं कि वॉशरूम से होए एंड देन आफ्टर एम्प्टिंग द ब्लैडर दे डू द अल्ट्रासाउंड अगेन, and that is to see the residual volume. If the residual volume is more, it means that there is some problem in emptying the bladder. या फिर पोस्ट मैच्योरेशन ड्रिबल इस वजह से भी होता जा रहा है. और स्पेशली अगर रेजिडुअल वॉल्यूम ही ज्यादा होगा तो उसके अंदर ज्यादा चांस होगा फॉर द यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, because urine itself is the best medium for the bacteria to grow. So जब ब्लैडर के अंदर यूरिन हर वक्त ही ज्यादा रहेगा तो वो बैक्टीरिया ही रहेगा ना उसके अंदर. और रेजिडुअल वॉल्यूम आपको कब ज्यादा मिलता है, प्रोलैप्स के पेशेंट्स में, बिकॉज प्रोलैप्स के पेशेंट्स आर नॉट एबल टू एम्प्टी देयर ब्लैडर कंप्लीटली. और उसके अंदर प्रॉब्लम बिकॉज उनका ब्लैडर का नेक तो नीचे आया ही होता है, जो भी स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है वो प्रॉब्लम तो उनको होती है. बट व्हेन दे एम्प्टी देयर ब्लैडर दे आर नॉट एबल टू एम्प्टी इट कंप्लीटली एंड देयर इज यूरिन ऑल द टाइम्स इन द ब्लैडर. इसीलिए UTI पेशेंट जरूर प्रेजेंट करेगा. whenever you do her urinary complete examination, you will find UTI because the urine is always inside the bladder and it's the best medium for bacteria to grow. तो इसीलिए प्रोलैप्स के पेशेंट की किसी भी इन्वेस्टिगेशन, किसी भी यूरिनरी कंप्लेंट को कंसिडर करने से पहले हम उसका पहले UTI को ट्रीट करते हैं, क्योंकि वो सारी कंप्लेंट्स UTI की वजह से भी होती हैं.
ओके, सब्ट्रैक्टेड सिस्टोमेट्री, ये चीज हमें बहुत परेशान करती है। इफ एनीवन ऑफ यू वांट टू से एनीथिंग, आप में से कोई इसको एक्सप्लेन करना चाहता है, आपका रिवाइज हो जाएगा, आप कर लो, एंड देन आई कैन समराइज इट लेटर ऑन, वरना मैं जल्दी से बता देती हूँ। मैम आप बता दें। देखो, बड़ा आसान है, बहुत ही, देखो ये बड़ी कैलकुलेटेड सी चीज है, और ये इसमें कोई ऊपर नीचे की बात ही नहीं है ना। अब इसके अंदर आपने 3 प्रेशर्स को, अगेन मैंने वो पिक्चर्स ऐड नहीं की बिकॉज वी ऑल हैव सीन द पिक्चर्स। एक वैसे मैं आपको टिप जरूर दूंगी, स्पेशली अभी अगर थोड़ा सा टाइम है, एग्जाम में 1 महीना है वैसे तो, ऊपर से रमजान तो है, लेकिन अगर आपके हॉस्पिटल के अंदर यूरोलॉजी का जो डिपार्टमेंट है, इफ दे हैव द सेटअप of uroflowmetry as well as the cystometry, subtracted cystometry, लाहौर में तो 1-2 जगहों पर है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी है, तो आपके शहर में अगर कहीं पे भी है, सिर्फ एक दफा जाके एक पेशेंट का, चाहे एक अपना मरीज ही ले जाओ, जाके उसका करा लो और अपने सामने देख लो, ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि हाउ, बिकॉज अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू परसीव कि कहाँ कैथेटर, कौन सा कैथेटर किधर जा रहा है, and how patient is taking it, because we have to keep the patient comfortable also all the times. So यूरोफ्लोमेट्री कैसे हो रही है, आप जुबानी सोचना या पिक्चर में देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो यूरोफ्लोमेट्री हो कैसे रही है, और सब्ट्रैक्टेड सिस्टोमेट्री कैसे हो रही है, इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस। सिर्फ एक दफा जाके, वो एक कमरे के अंदर पेशेंट होता है, दूसरे कमरे में वो कंप्यूटर पड़ा होता है जिसके ऊपर वो ग्राफ्स आ रहे होते हैं। इनिशियली आपने उस पेशेंट के कैथेटर्स डालने होते हैं, एक कैथेटर उसका ब्लैडर में जाता है जिसके अंदर इनफ्लो ट्रैक भी होता है और उसका आउटफ्लो ट्रैक भी होता है, और एक कैथेटर उसका रेक्टम के अंदर जाता है, और फिर वहां से आप उसको मेजर करते हो कि एक इंट्रावेसाइकल प्रेशर मेजर होता है, जो रेक्टम के अंदर कैथेटर जाता है वो हमें इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर बताते हैं, उन दोनों को माइनस करके डिट्रूसर का प्रेशर आ जाता है। ठीक है, तो ये बहुत आसान है, और जाहिरी बात है, देखो जब ब्लैडर का, जब एब्डोमेन, जब इंसान को खांसी आएगी, एब्डोमेन का बढ़ेगा प्रेशर, तो ब्लैडर भी तो एब्डोमेन के अंदर ही है ना, तो ब्लैडर का भी प्रेशर बढ़ेगा। Normally, whenever abdominal pressure is more and bladder pressure is more, detrusor pressure remains the same, or because the bladder neck is inside the bladder, inside the abdomen, so bladder neck का भी उतना ही प्रेशर होगा जितना कि abdomen का होगा, so इस वजह से उसके लीकेज नहीं होगी। और सिमिलरली जब वो voiding, जब उसने यूरिन पास करना होगा, when a person has to pass a urine, तो उसका डिट्रूसर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वॉइड होगा ना, तो ही वो अलाउ करेगा कि यूरिन निकले ब्लैडर में से। तो जब जब डिट्रूसर का भी प्रेशर बढ़ेगा, यानी कि उसमें वॉइडिंग करानी है, डिट्रूसर कॉन्ट्रैक्ट करिए, और पैरासिम्पथेटिक सिस्टम यहाँ पे एक्ट करता है, वॉइडिंग जो है वो पैरासिम्पथेटिक सिस्टम करता है, और जो स्टोरेज कह लो या फिर वॉइडिंग को रोकने वाला काम वो सिंपैथेटिक सिस्टम करता है। तो जब पैरासिम्पैथेटिक्स ने अलाउ किया कि डिट्रूसर कॉन्ट्रैक्ट करे और ब्लैडर एम्प्टी हो, तो उस टाइम पे ही ब्लैडर का प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन वो तो एक नॉर्मल वॉइडिंग प्रोसेस है, उसमें एब्डोमेन का प्रेशर नॉर्मल रहेगा। आपने ये देखना होता है ग्राफ के अंदर, ये तो एक नॉर्मल सारा उन्होंने दिखाया है ना, मल्टी चैनल CMG रिकॉर्डिंग एग्जाम्पल। अगर कहीं पे आपको उन्होंने मार्क लगाया हुआ है, जो आगे ग्राफ्स में हमें पता चलेगा कि लीकेज हो रही है, फॉर एग्जाम्पल एब्डोमेन का प्रेशर बढ़ा है और ब्लैडर का प्रेशर बढ़ा है, मे बी डिट्रूसर का भी थोड़ा बहुत प्रेशर बढ़ा हो, लेकिन यहाँ पर उन्होंने मार्क कर दिया कि दिस इज नॉट द टाइम व्हेन पेशेंट नीड्स टू वॉइड, लेकिन उससे पहले ही लीक हो गए, तो इसका मतलब ये कि डिट्रूसर नॉर्मल है लेकिन ब्लैडर बढ़ा है और एब्डोमेन बढ़ा है और साथ ही लीक हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है। क्यों लीक हो गया है? क्योंकि जो ब्लैडर नेक है वो थी ब्लैडर एब्डोमेन से बाहर, इस वजह से उसका जो प्रेशर है वो नहीं था जो कि एब्डोमेन में था, तो एब्डोमेन का प्रेशर जब बढ़ा है तो ब्लैडर नेक का प्रेशर कम था, तो यूरिन निकल गया उसका, तो लीक हो गया यूरिन, इस वजह से इनकॉन्टिनेंस हो गई। और अगर फॉर एग्जांपल वॉइडिंग का टाइम नहीं है, एब्डोमेन का प्रेशर नॉर्मल रहता है, डिट्रूसर ओवर एक्टिविटी है ना, डिट्रूसर फौरन कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू हो, खुद ही से कॉन्ट्रैक्ट करिए बीच में, और यहाँ पे ब्लैडर का प्रेशर इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि डिट्रूसर इनवॉलंटरी तौर पे गलत टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट कर रही है बिकॉज ऑफ ओवर एक्टिव ब्लैडर और बिकॉज ऑफ डिट्रूसर इंस्टेबिलिटी, और इस वजह से वो इधर जब वो बढ़ा और ब्लैडर का प्रेशर जब बढ़ा और यहाँ पर हो गई लीकेज, तो इस यानी बिफोर वॉइड अगर यहाँ डिट्रूसर कॉन्ट्रैक्ट कर गई लेकिन एब्डोमेन का प्रेशर नॉर्मल रहा, तो ये फिर ओवर एक्टिव ब्लैडर
विच इज ड्यू टू डिट्रूसर इंस्टेबिलिटी। एक कंफ्यूजन लोगों को रहती है कि शायद दो अलग डायग्नोसिस है, overactive bladder or detrusor instability. Overactive bladder is actually the urge incontinence. It leads to urge incontinence, which जिसकी commonest cause is detrusor instability. ठीक है, तो फिर वो ये urge incontinence को शो करेगा। आई होप ये क्लियर हो गया। इसमें टोटल यही बात है जो याद करने वाली है। ठीक है, आगे चले। नहीं पता चला तो मैडम ये जो नीचे वाला है कि ऊपर वाला तो ठीक है कि ये ब्लैडर वॉइडिंग है, ये हाँ। वॉइडिंग शो कर रहा है। नॉर्मल, ये देखो ये लिखा है पर्सन विद नॉर्मल वॉइडिंग प्रेशर, वॉइडिंग पैटर्न। वॉइडिंग का मतलब ये है जब वॉलंटरी, इट्स नॉट लीकेज, इट्स वॉइडिंग, इट्स अ वॉलंटरी प्रोसेस व्हेन पेशेंट इज पासिंग यूरिन। उसके अंदर ये होता है जब हम पेशेंट को ये इसके अंदर से ट्रैक्टोसिस्टोमेट्री के अंदर सारे कैथेटर्स डाल के जब बिठा देते हैं और फिर साथ ही दूसरे रूम में बैठे होते हैं विद कंप्यूटर एंड ऑल, और उसके अंदर पेशेंट से ये कम्युनिकेट कर रहे होते हैं कि इनिशियली जो मैंने आपसे कहा कि ब्लैडर के अंदर जो कैथेटर, शायद मेरा ख्याल आगे एक एग्जांपल है, हाँ ये है ना, देखो एक कैथेटर ब्लैडर के अंदर है और एक रेक्टम में कैथेटर। ये जो ब्लैडर के अंदर है इसमें एक इनफ्लो ट्रैक है जो कि ब्लैडर को फिल कर रहा है, और एक आउटफ्लो, ये ब्लैक वाला इसका आउटफ्लो ट्रैक है। तो ये आउटफ्लो ट्रैक हमारा यूरिन के वॉल्यूम को और वॉइडिंग को मेजर कर रहा है, इनफ्लो फ्लो मेजर कर रहा है कि जब ब्लैडर फुल हो रहा है, और ये फिर रेक्टम हमें शो करेगा इंट्राअब्डोमिनल प्रेशर। तो इनिशियली क्या होता है कि हमने आउटफ्लो ट्रैक को तो चलो बेशक अभी फिलहाल हमने बंद किया हुआ है जस्ट टू सी कि हमारा ये जो इनफ्लो है जाना शुरू होगा, तो हम पहले तो नोट करेंगे सबसे पहले कि पेशेंट को किस पॉइंट पे फिलिंग के जाके फील होता है फर्स्ट डिजायर टू वॉइड, वो तकरीबन किस कब फील हो रहा है। तो वो जब 150 ml से 200 ml ऑन एवरेज इन ह्यूमन बीइंग जब ब्लैडर फुल होता है तो वो पेशेंट ऐसे हाथ उठा देता है कि मुझे वॉइडिंग कोई फर्स्ट फीलिंग आई है कि फर्स्ट उसको ब्लैडर फीलिंग की फीलिंग आई है। हाउएवर मैक्सिमम फीलिंग आती है 400 ml के बाद। तो फॉर एग्जाम्पल जब 400 ml तक उसका भरा है, या ड्यूरिंग द प्रोसेस हमने पेशेंट को बीच में कफ करा दी, हमने ऐसे कहा कफ करे ताकि इंट्राअब्डोमिनल प्रेशर बढ़े। जब इंट्राअब्डोमिनल प्रेशर बढ़ा तो ब्लैडर का प्रेशर तो नेचुरली बढ़ेगा क्योंकि एब्डोमेन में कफ हुई और साथ ही ब्लैडर के ऊपर प्रेशर आया, तो ब्लैडर का प्रेशर भी बढ़ गया, लेकिन लीकेज नहीं हुई। यानी कि जब एब्डोमेन का प्रेशर देखो बढ़ा है तो ब्लैडर का भी प्रेशर बढ़ा है, लेकिन लीकेज नहीं हुई। उसकी वजह यह है कि स्फिंक्टर का प्रेशर, स्फिंक्टर या आउटफ्लो ट्रैक्ट का फंक्शन बिल्कुल ठीक है, यानी कि जो हमारा नेक ऑफ ब्लैडर है विच इज नॉट एक्चुअली उसका डिसेंट नहीं हुआ, यानी कि जैसे कि प्रोलैप्स में तो नेक ऑफ ब्लैडर कम्स आउट ऑफ द एब्डोमेन ना, वो एब्डोमेन से नीचे लेवल पे होती है। इसलिए जब इंट्राअब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है और ब्लैडर का प्रेशर बढ़ता है तो नेक ऑफ ब्लैडर का प्रेशर कम होता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस हो जाती है। अगर नेक ऑफ ब्लैडर भी एब्डोमेन के अंदर ही है यानी नॉर्मल लेवल पे वेल सपोर्टेड ब्लैडर है, इसका मतलब ये होगा कि ये फिर स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस इसलिए नहीं होगी क्योंकि नेक ऑफ ब्लैडर वेल सपोर्टेड है, इट्स इनसाइड द एब्डोमेन। जब एब्डोमेन का प्रेशर बढ़ा, ब्लैडर का प्रेशर बढ़ा और नेक ऑफ ब्लैडर का भी प्रेशर बढ़ गया। लाइक मैम इट इज दिस ना कि फिलिंग वॉल्यूम में आपका वेसिकल प्रेशर और एब्डोमिनल प्रेशर उसी तरह है, डिट्रूसर रिमेन द सेम एंड देयर इज remains the same, that's right। वॉइडिंग हो रही है, लेकिन वॉइडिंग में हमारे मैं पास अभी आगे बता रही हूँ, एक मिनट पहले ये वाला हो जाए। लेकिन अगर इसके दौरान में अगर कफ के साथ यानी डिट्रूसर रिमेन्स द सेम लेकिन वेसिकल प्रेशर और एब्डोमिनल प्रेशर के साथ लीकेज हो जाए कहीं पे, तो इट मींस कि वो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस हो गई है। ठीक है, और अब जो भी डॉक्टर कह रही थी कि वॉइडिंग के अंदर तो डिट्रूसर प्रेशर शुड आल्सो बी मोर, ठीक है ना। उसके अंदर फिर ये होगा कि जब एक लेवल पे आके फुल हो गया, फॉर एग्जांपल 400-500 ml फिल हो गया एंड पेशेंट रियली नीड्स टू वॉइड, तो फिर हम इनफ्लो को बंद कर देते हैं और आउटफ्लो को खोल देते हैं। आउटफ्लो को खोलने से हमें यूरोफ्लोमेट्री भी मेजर हो जाती है कि उसका कितना ml/सेकेंड फ्लो रेट है यूरिन का, और वो जो यूरोफ्लोमीटर का ग्राफ मैंने आपको शुरू में दिखाया था वो ठीक का ग्राफ बन रहा है या नहीं। और फिर उसके अलावा ये है कि जो है साथ ही हम जब वॉइडिंग का शुरू होता है तो उसमें ऑब्वियसली नेचुरली द मस्करेनिक रिसेप्टर्स allow detrusor muscle to contract. When they contract, intravesical pressure also increases, and as it is increasing now, we don't need to increase abdominal pressure for voiding. Only the detrusor pressure is more and the intravesical pressure is more, which is a normal natural process, and patient is voiding. That's not leakage, it's voiding. So ये एक फिर normal natural process होगा, ठीक है।
ठीक है, आई होप ये दोनों बातें समझ आ गई हैं, क्योंकि अगर ये दो समझ आ गई हैं तो आगे ग्राफ्स की इंटरप्रिटेशन आपको बड़ी आसान हो जाएगी। करें फिर आगे चले। जी मैम। गुड। सो अब ये कोई एक वॉलंटियर करे इस ग्राफ को। अब 3-4 ग्राफ्स हैं, वो आपने एक्सप्लेन करने हैं मुझे, एक एक करके ट्राई करो। इसको मैं आसान कर देती हूँ। इसमें intra-abdominal, this is the cystometrogram that is showing intra-abdominal pressure and intravesical and detrusor pressure during the filling as well as voiding phase. During filling phase, the detrusor pressure the intravesical pressure that becomes increases. However, the detrusor pressure, मैडम डिट्रूसर प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर है वो इंक्रीज नहीं है, और इंट्रावेसाइकल प्रेशर जो है वो हमारे पास इंक्रीज हो रहा है। इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर में कोई ऐसा मसला नहीं है, ऑल्दो इन अवॉइडिंग फेज देयर आर फेसिक कंट्रैक्शन ऑफ द डिट्रूसर मसल एंड और इंट्रावेसाइकल प्रेशर जो है वो हमारे पास ज्यादा हो गया है। तो फेसिक कंट्रैक्शन मैडम ये तो फिर हमारे पास ओवर एक्टिव ब्लैडर को इंडिकेट कर रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट। आपने एक्सप्लेन भी बहुत अच्छा किया है एंड योर डायग्नोसिस इज करेक्ट। बिल्कुल ठीक है, बड़ा आसान है। वही बात है कि जिसको ये पिछली समझ आ गई है ना, ये 2 स्लाइड है, तो उसके लिए आगे बिल्कुल कोई मसला नहीं है। देखो रेक्टल प्रेशर क्या है, दैट्स शोइंग एक्चुअली द इंट्रा-एब्डोमिनल प्रेशर। किसी और चीज से कंफ्यूज नहीं होना। देखो आगे शायद मैंने भी एक आधा ग्राफ ऐड किया हुआ है जिसके अंदर जीब इंट्रावेजाइनल प्रेशर, तो पता नहीं कौन सा प्रेशर तो कौन सा प्रेशर। हमारा काम सिर्फ है ये इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर पे काम करना, इंट्रावेसाइकल और डिट्रूसर। व्हाई इज इट कॉल्ड सब्ट्रैक्टेड सिस्टोमेट्री? क्योंकि इन दो को सब्ट्रैक्ट करके डिट्रूसर का प्रेशर हम निकाल लेते हैं, अगर थ्योरेटिकली निकालना। सो इंट्रा एब्डोमिनल, वेसाइकल एंड डिट्रूसर प्रेशर कितना आसान है। देखो अभी तो वॉइडिंग स्टार्ट ही नहीं हुई, यहाँ पर वॉइडिंग वाला फेज तो उन्होंने अभी मेंशन ही नहीं उस तरीके से किया हुआ। उन्होंने तो अभी ये ड्यूरिंग फिलिंग ही दिखा रही। abdominal pressure is fine, there is no cuff impulse, लेकिन without increase in abdominal pressure during filling phase intravesical pressure is increasing. Why? Because detrusor overactivity है ना, detrusor instability है। यहाँ पे phasic contractions चलते जा रहे हैं, जब जब detrusor मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब इसका ब्लैडर का प्रेशर बढ़ेगा। सो detrusor instability है। What detrusor instability leads to overactive bladder? ठीक है, सो सिंपल। मैडम ये बताएंगे फिलिंग फेज कहाँ मेंशन्ड है इस पर? दूसरा मैडम फिलिंग फेज में तो हमने कहा था एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो इसमें तो एब्डोमिनल को उन्होंने स्टैटिक बनाया हुआ है। फिलिंग फेज में एब्डोमिनल प्रेशर सिर्फ तब इंक्रीज होगा जब कफ होएगी, ठीक है ना, ये आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये देखो फिलिंग फेज में सिर्फ तब जब आपने कफ कराया पेशेंट को। ये देखो जब पेशेंट को कहा कि कफ करे, फिल करते हुए क्यों खुद से ज्यादा होगा। यहाँ पर देखो फिलिंग फेज के अंदर सिर्फ तब एब्डोमेन का प्रेशर बढ़ेगा जब कफ होगी। वॉइडिंग फेज, ये इसलिए वॉइडिंग देखो इधर मेंशन करने की इसलिए जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि वॉइडिंग फेज हैज टू बी स्मूथ। ये है वॉइडिंग फेज, सॉरी ओप्स एक मिनट, ये वॉइडिंग फेज है, ये वॉइडिंग फेज है। इट्स स्मूथ जस्ट लाइक अ यूरोफ्लोमीटर। जिस तरह मैंने यूरोफ्लोमेट्री का ग्राफ आपको दिखाया था कि इट हैज बोथ थिंग्स हैव टू गो साइमल्टेनियसली अप फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड, और फिर वो नीचे आ रहा है जब ब्लैडर एम्प्टी हो रहा है इन 30 सेकेंड्स और सो। और इसमें तो फ्लो रेट का भी जिक्र किया हुआ है। एब्डोमेन का प्रेशर थ्रू आउट ठीक रहा है। एब्डोमेन का प्रेशर सिर्फ तब बढ़ेगा जब आप कफ करा रहे हो पेशेंट को, ठीक है। और देखो मीनवाइल अगर वो कफ कर भी रहा है और फिलिंग वे फेज के अंदर ब्लैडर का प्रेशर भी तब बढ़ रहा है लेकिन लीकेज नहीं हो रही, तो दैट्स नॉर्मल, ठीक है ना। लीकेज अगर हो रही है विद कफ तो वो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है। जो ये वाला ग्राफ है इसके अंदर हाउ कैन अ ब्लैडर ड्यूरिंग वॉइडिंग कम्स टू जीरो प्रेशर एंड देन द प्रेशर इज मोर अगेन इफ इट्स नॉर्मल वॉइडिंग। अगर ये नॉर्मल वॉइडिंग होती तो वो दोबारा से क्यों प्रेशर बढ़ता है? डिट्रूसर जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है वो सिर्फ तब डिट्रूसर को सिग्नल कर रहा है जब उसने एक स्मूथ वॉइडिंग करानी है।
उसने एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होना है और यूरिन की वॉइडिंग करानी है, ठीक है ना। और फिर जब एक दफा ब्लैडर एम्प्टी हो गया तो डिट्रूसर मसल रिलैक्स हो गया, ब्लैडर का प्रेशर भी नॉर्मल 0 पे आ गया। हमेशा सिस्टोमेट्री के शुरू में ब्लैडर का प्रेशर 0 पे, क्योंकि जब एक दफा ब्लैडर एम्प्टी हो गया तो इंट्रावेसिकल प्रेशर भी 0 पे आ गया, डिट्रूसर को भी रिलैक्स हो गया, वो भी 0 पे आ गया प्रेशर। इट कैन नेवर राइज अप। अगर ब्लैडर एम्प्टी है तो वो दोबारा ऊपर, डिट्रूसर अगर दोबारा कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वेसिकल प्रेशर बढ़ा है ना। नॉर्मल वॉइडिंग में बार बार डिट्रूसर तो नहीं कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। सो द पैटर्न इटसेल्फ इज शोइंग दैट इट्स नॉट अ वॉइडिंग फेज, इट इज अ फिलिंग फेज, क्योंकि बार बार डिट्रूसर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, रिलैक्स हो रहा है, ब्लैडर का प्रेशर बढ़ के फिर रिलैक्स हो रहा है, फिर डिट्रूसर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। सो ये जो बार बार की कॉन्ट्रैक्शंस है, it itself is showing that ये detrusor instability है। Detrusor muscle never contracts again once the bladder is empty, ठीक है। ठीक है मैडम, सही। सो इस चीज का, क्योंकि एग्जाम में इतने गंदे ग्राफ पड़े होते हैं ना, इवन ये तो मैंने आपको बिकॉज एक प्रिंटेड हम कंप्यूटर के ऊपर कर रहे हैं तो क्लैरिटी है, वहां तो इतना मिसप्रिंट होता है। आपने सिर्फ ये देखना है कि रेक्टल कौन, आपने 2-3 चीजों की मिसप्रिंट में से ना पहचान करने की कोशिश करनी है कि इसमें से मेंशन क्या है, कि कौन सी लाइन एब्डोमिनल प्रेशर है, यानी रेक्टल प्रेशर कौन सा है, वेसिकल प्रेशर कौन सा है, और डिट्रूसर मसल का प्रेशर कौन सा है। अच्छा, ये 3 लाइंस मेरी है, एब्डोमेन, वेसिकल और डिट्रूसर की। अब फिर आपने ये देखना है, अगर तो लीक मेंशन है, यू आर वेरी लकी अगर लीक वहां पे उन्होंने कहीं लिख दी है। फिर तो आपने देखना है कि ये जो लीक लिखा है उसके साथ क्या क्या बढ़ रहा है। उसके साथ एब्डोमेन का प्रेशर बढ़ रहा है और वेसिकल प्रेशर बढ़ रहा है, डिट्रूसर का सेम है। ये तो कफ इम्पल्स वाला है, ये तो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है, क्योंकि लीक उस टाइम पे हुई है। देखो इवन इस ग्राफ में भी कहीं लीक नहीं लिखा हुआ। ग्राफ्स आर वेरी, वहां पे एग्जाम में, इट्स नॉट ओनली इन पाकिस्तान, इट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, एग्जाम में जो ग्राफ रखे होते हैं वो इतने वो कंप्लीट नहीं होते। वहां पे कहीं नहीं लिखा होता कि फिलिंग फेज है या ये अवॉइडिंग फेज है या ये। हाँ, जो चीजें आपको जरूरी है वो है रेक्टल, वेसिकल, डिट्रूसर प्रेशर, ठीक है। ये 3 से आपने करना है। इसी में से आपने, अच्छा ये आपने फिर देख लिया कि लीक, अगर तो लीक लिखा हुआ, अगर फॉर एग्जाम्पल उस लीक के साथ रेक्टल प्रेशर यानी एब्डोमिनल खांसी भी हुई है, वेसिकल प्रेशर में भी लीक हुआ है और साथ डिट्रूसर मसल की भी कॉन्ट्रैक्शंस हुई हैं, तो वो मिक्स्ड इनकॉन्टिनेंस हो गया। अगर फॉर एग्जांपल लीक वाली जगह पे रेक्टल प्रेशर की लाइन सेम है लेकिन वेसिकल प्रेशर का प्रेशर ज्यादा है और डिट्रूसर का ज्यादा आ रहा है, जैसे कि इसके अंदर आ रहा है, तो उसका मतलब ये है कि डिट्रूसर इंस्टेबिलिटी की वजह से ओवर एक्टिव ब्लैडर है। अगर कहीं लीक नहीं लिखा जैसे कि इस ग्राफ में, तो वैसे आप एक अपना डायग्नोसिस बनाओ। रेक्टल प्रेशर है सेम, जैसे अभी हमारी जो भी डॉक्टर ने हमें कितना अच्छा जवाब दिया सानिया ने, कि रेक्टल प्रेशर, अच्छा जैसे द वे शी एक्सप्लेन्ड, अगर आप उस तरह एक्सप्लेन करोगे तो आपको डायग्नोसिस में पहुंचने में आपका माइंड भी काम कर रहा होता है ना, तो वो ज्यादा आसानी होगी। अगर रेक्टल प्रेशर आप कहोगे कि सेम रहता है यानी कि स्मूथ लाइन है, इंट्रावेसिकल प्रेशर ज्यादा हो रहा है और बीच में डिट्रूसर मसल बार बार ज्यादा हो रही है, तो ऑब्वियसली इट्स एन ओवर एक्टिव ब्लैडर। बेशक लीक नहीं भी लिखा हुआ तो इट्स एन ओवर एक्टिव ब्लैडर, बिकॉज बार बार डिट्रूसर और वेसिकल जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल लीक नहीं लिखा हुआ और एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ रहा है और वेसिकल प्रेशर बढ़ रहा है बट देयर इज नो लीक मेंशन, तो आप कह सकते हो कि एब्डोमेन के प्रेशर के साथ वेसिकल प्रेशर बढ़ रहा है बट द लीक इज नॉट मेंशन्ड, व्हिच मींस के हो सकता है उसका कफ स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है नहीं, लेकिन मतलब कंट्रोल इज देयर। However, with cough, there is no leak, which means that the incontinence is not there actually. ठीक है, चलो अगला ग्राफ ये बताएं। अब इसके अंदर यू आर लकी के लीक लिखा हुआ है, अब कोई और वॉलंटियर करे। ये स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है। वेरी गुड, एक्सप्लेन करो ना पूरा जैसे एग्जाम में करोगे। Yes, ma'am. It's the cystometrogram. बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। It's the cystometrogram that is showing the abdominal vesicle and the detrusor muscle pressure during the filling phase. And we can see that the detrusor muscle pressure remains the constant all through. However, with the leaking point, there is an increase in the vesicle and the abdominal pressure. It means whenever there is an increase in the abdominal pressure, it leads to an increase in the vesical pressure and there is a leaking of the urine. It means the patient is having a stress incontinence. वेरी गुड, Due to the stress. वेरी गुड, वेरी नाइस। ठीक है, आई थिंक थोड़ा सा क्लियर हुआ है इसमें। ये अच्छा ग्राफ था क्योंकि इसमें लीक लिखा हुआ था, लेकिन एग्जाम में इतना आसान होगा नहीं। चलो
अगला देखते हैं। अरे एक सेकेंड, ये बता। मैडम डिट्रूसर ओवर एक्टिविटी है। मैम ओवर एक्टिव ब्लैडर है, डिट्रूसर वेरी में गुड, और ये चलो फेस से अब कॉन्ट्रैक्शंस आ रही है। वेरी नाइस। ये तो अब कोई नॉर्मल एक्सप्लेन वॉइड कर की दे, तरह नहीं है। जिसको नहीं, कंफ्यूजन है वो नॉर्मल बोले। वॉइड बेल बेल शेप होगा। नॉर्मल नॉर्मल वॉइड जो है ना, देखो मैंने शुरू में आपको एक दो चीजें बताई थी, ठहराओ दोबारा उस पे जाते हैं। एक तो ये ग्राफ, ये है वॉइडिंग पैटर्न, ठीक ठीक में है ना। ये वॉइडिंग स्मूथ पैटर्न है जिसमें अगर ये वॉइडिंग पैटर्न इससे फ्लैट होता है, थोड़ा सा भी फ्लैट होता है, वो नॉर्मल नहीं है, वो फिर आउटफ्लो ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन है। मैक्सिमम फ्लो रेट का मतलब ये है कि 15 ml पर सेकेंड मीन्स 15 ml पर सेकेंड। अगर वो 7 ml पर सेकेंड होगा तो वो ग्राफ आपका ये 15 की पीक है ना, यहाँ पर जो है वो 15 ml आ रहा है, यहाँ पर टाइम आ रहा है, यानी कि इस जगह पर 15 ml है, 15 ml पर सेकेंड ये टाइम आ रहा है, ठीक है। अगर वो 15 ml की जगह 7 ml पर सेकेंड होगा, फॉर एग्जाम्पल इस लेवल पे होगा, तो 7 ml पर सेकेंड का ग्राफ फिर उसकी पीक नीचे आ जाएगी और वो देर से जाकर एंड होगा। यानी ब्लैडर अगर 30 सेकेंड्स पे एंड हो रहा है तो 7 ml पर सेकेंड से अगर यूरिन की फ्लो रेट हो रहा है वॉइडिंग का, तो वो 7 ml पर सेकेंड के हिसाब से वो शायद 60 सेकेंड में जाकर अगर एम्प्टी हो रहा है तो इसका मतलब है कहीं आउटफ्लो ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन है। सेकेंडली ये वाली वैल्यूज देखो, ड्यूरिंग फिलिंग डिट्रूसर प्रेशर शुड नॉट बी मोर देन 15 सेंटीमीटर्स, यानी 15 से ज्यादा डिट्रूसर का प्रेशर नहीं बढ़ना चाहिए ड्यूरिंग फिलिंग। और during voiding less than 50 centimeter rise in the detrusor pressure. This bell shape thing has to look like a bell shape. जब आपका डिट्रूसर का प्रेशर आएगा, जैसे कि हमने अगले ग्राफ्स में किया कि जब ब्लैडर भरा, जब 15 ml पर सेकेंड के हिसाब से जब ये ब्लैडर एम्प्टी हुआ तो डिट्रूसर का जो प्रेशर ऊपर जा रहा है वो फिलिंग फेज में इट इज नेवर अबव 15 सेंटीमीटर और वॉइडिंग फेज में इट शुड बी एटलीस्ट 50 सेंटीमीटर्स, ठीक है। 50 सेंटीमीटर से कम रहेगा। तो ये जो ग्राफ्स आ रहे होते हैं ना, हाँ, ये जो ग्राफ्स आ रहे होते हैं ना कि ब्लैडर का फ्लो रेट है 15 ml, ये जो ग्राफ की शेप आ रही होती है वॉइडिंग की, इसी तरह डिट्रूसर के प्रेशर के इंक्रीज की। जब हमने यहाँ पर बात की, ये टेढ़ा मेढ़ा राइज था, मतलब इट वाज मोर देन 50 सेंटीमीटर्स प्रेशर विच वाज इन द डिट्रूसर। जब ब्लैडर, लेकिन जो ब्लैडर का वॉइडिंग फेज है उसमें 50 सेंटीमीटर और फिलिंग फेज में 15 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होता, तो ये बीच बीच में ज्यादा हो रहा है और कोई हिसाब नहीं है। इट्स मोर देन इवन 50 सेंटीमीटर्स एट टाइम्स, इट मींस के डिट्रूसर इंस्टेबिलिटी है, ठीक है। सिमिलरली अब यहाँ ये बताओ आप, क्या किसी ने कहा था ये नॉर्मल पैटर्न लग रहा है। नॉर्मल पैटर्न हैज टू बी नॉर्मल, इट हैज टू बी लाइक नहीं, ये दिस। नॉर्मल पैटर्न नहीं है क्योंकि एक तो हाँ, वो स्मूथ बेल शेप नहीं है, एक वो ये 54 देखो, सेंटीमीटर तक गया हुआ है। हाँ, सो ये अभी जो जब आपने डिट्रूसर का एक्सप्लेन किया ग्राफ तो भी वो है ना, यस इट्स नॉट उसकी भी हाइट की कोई लिमिट है, वो टेढ़ी मेढ़ी ऊपर नीचे नहीं हो सकती। डिट्रूसर प्रेशर आल्सो कैन नॉट बी मोर देन 50 सेंटीमीटर्स ड्यूरिंग वॉइडिंग, ठीक है। चलो अब जी बताओ इसका, कोई बताए। इसका इसमें बताएं। डिफ्यूजर ओवर एक्टिविटी है, कहीं पे लेस देन 15 जो है वो ड्यूरिंग फिलिंग भरा हुआ है, वाइटिंग में 54 तक गया हुआ है और स्मूथ वेरी बेल गुड, शेप नहीं है और बिल्कुल आउटफ्लो ठीक आंसर है, लग रहा है। बिल्कुल ठीक, दिस आंसर इज आल्सो करेक्ट, ठीक है। उसके अंदर आप यही इसी तरह ही बताओगे कि एब्डोमिनल प्रेशर इज नॉर्मल और इज जीरो ऑलमोस्ट, एंड वेसिकल प्रेशर इज राइजिंग बिकॉज द डिट्रूसर प्रेशर इज आल्सो राइजिंग। और अगर और भी ज्यादा आपने करना है तो इंटरमिटेंटली राइज करे डिट्रूसर, एक दफा में राइज नहीं किया और उसकी कोई लिमिट नहीं हो रही ना, राइजिंग मोर एज वेल, सो इट मींस दैट इट इज डिट्रूसर इंस्टेबिलिटी। और अगर बीच में कहीं लीक भी मेंशन हो गया फिर तो आपका और डायग्नोसिस आसान हो जाएगा। ये बताओ, कोई और अब बताए, सानी और सभी के अलावा कोई और बताए। मैडम इसमें प्रेशर क्यों लिखे हुए हैं?
मैम ये तो कम नॉर्मल है। फ्लो हो रहा है ना, फिलिंग फेस में डिफ्यूजर से स्ट्रेट है, डिफ्यूजर में चेंज नहीं आ रही फिलिंग फेस में, और वाइडिंग फेस में एब्डोमिनल सेम जा रहा है। मैम ये नॉर्मल है। नहीं मैम, ये जो है वो है आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन है। कौन बोला आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन? मैम सुमैया। अच्छा, कैसे एक्सप्लेन करो। क्योंकि इसमें जो फ्लो है वो बेल शेप्ड नहीं है। ठीक है। ये जो सी दिखा रहे हैं, इसमें थोड़ा सा फ्लो है और वॉल्यूम ब्लेडर का ज्यादा है। ये आप कहना चाह रहे हो? वॉइडिंग डिसफंक्शन है ड्यू टू somehow आउटफ्लो। yes। अच्छा, इसमें थोड़ा सा वही बात है कि इस फ्लो की वजह से बिल्कुल ठीक पिक किया सुमैया ने कि सुमैया थी कि सादिया थी? सुमैया। हाँ, सुमैया ने बिल्कुल ठीक पिक किया, बिकॉज इट्स 12 ml per second, नॉट 15 ml per second, बट नॉट बैड। बट यहाँ पे जो ग्राफ्स शो हुए हुए हैं, दे आर वेरी फाइन। सो कंसिडरिंग द सिस्टोग्राम इटसेल्फ, इट इज अ नॉर्मल सिस्टोग्राम। यूरोफ्लोमेट्री में कहीं प्रॉब्लम हो तो हो देखी जा सकती है, बट वो भी इतनी प्रॉब्लम नहीं है, 12 और 15 में इतना भी फर्क नहीं है, सो दैट कैन चेक। But the cystogram itself is fine because there is no leakage anywhere. The detrusor muscle is almost it's less than 15 ml, 15 centimeter pressure throughout the filling phase. खांसी हुई है तो उसका abdominal pressure बढ़ा है, but doesn't seem that there is any leakage during this. और जब voiding हुई है तो voiding बड़ी स्मूथ हुई है, abdomen का pressure 0 रहा है और voiding के अंदर vesical और detrusor pressure बढ़ा है। तो considering the cystogram itself, it is a normal cystogram. बट फ्लोमेट्री में आप थोड़ी सी बात कर सकते हो कि 12 ml per second है, तो दैट वी नीड टू चेक और रीचेक, क्योंकि एक 12 ml पे ही हमसे डायग्नोसिस तो होता है कि 8-7 ml per second हो तो प्रॉब्लम होता है। सो दैट कैन बी चेक, बट कंसिडरिंग द सिस्टोग्राम, इट्स अ नॉर्मल सिस्टोग्राम। मैम अगर आउटफ्लो जो बी वाला है जिसमें लीक शो हुई है, बी अगर यहाँ लीक शो हो जाता तो बी में स्ट्रेस नहीं है, जो बी अगर में लीक शो होता, लीक हुई नहीं मैम ये लीक नहीं है, फ्लोमीटर पे थोड़ा सा लीक जो है। यस, दिस इज आल्सो फाइन अगर आप कहो, लेकिन ए के ऊपर लीक शो नहीं हुई। अच्छा, थोड़ा सा स्ट्रेस इन, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए हुआ है, थोड़ा सा स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस के अंदर ना वो कहते हैं कि सीरीज ऑफ कफ इज इम्पोर्टेंट। एक कफ के ऊपर ना मोस्टली डायग्नोसिस बनता नहीं है। सो यस, इसके ऊपर जो हल्का सा लीक है, बट अगेन दैट लीक इज नॉट मेंशन्ड हियर एज सच, या कोई लाइन नहीं उसमें बनी हुई। आप मेंशन कर सकते हो कि थोड़ा सा इसमें लीक शो हुआ है, अगर ग्राफ में हमें मेंशन होता है, या बिकॉज लीक के साथ ये फ्लोमेट्री में भी आए, लेकिन साथ पेशेंट की भी लीक से आप उसे परसीव कर लेते हो और मेंशन करते हो, तो आप स्ट्रेस उसको लेबल कर सकते हो। लेकिन अगर ये फ्लोमीटर बिल्कुल इसमें मेंशन ना होता और इसमें सिर्फ ये सिस्टोग्राम होता, तो ये एक नॉर्मल सिस्टोग्राम है। मैम और अगर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन होती तो एब्डोमिनल प्रेशर भी रेज होता, क्योंकि उसको कोशिश करनी पड़ती कि वो वाइडिंग सही हो। लेकिन वो इतना डायग्नोस्टिक नहीं है उसमें। ठीक है, एब्डोमिनल प्रेशर को हम यूरोफ्लोमीटर के साथ कंफ्यूज नहीं करते। यूरोफ्लोमीटर खुद अलग से ऑब्स्ट्रक्शन शो कर देता है। आउटफ्लो ट्रैक्ट के लिए सिस्टोग्राम का रोल नहीं है। आउटफ्लो ट्रैक्ट के लिए या मिक्चुरेशन प्रोसेस या वॉइडिंग के लिए यूरोफ्लोमेट्री काफी है। सबट्रैक्टेड सिस्टोमेट्री सिर्फ होती है स्टोरेज प्रॉब्लम्स के लिए, स्ट्रेस या अर्जेंट कॉन्टिनेंस के लिए। मैम इसको हम ओवरऑल नॉर्मल ही कहेंगे। इसका नॉर्मल सिस्टोग्राम है, बट अगर आप फ्लो मीटर को कंसिडर करो तो उसमें यस थोड़ा सा यू कैन सी, बट 12 ml per second और 15 ml में बहुत ज्यादा फर्क होता नहीं है। तो और सेकेंडली ग्राफ्स आपको ठीक मिल रहे हैं, तो वो आप कंसिडर कर सकते हो। और जो ये थोड़ा सा लीक किसी ने बड़ा अच्छा पिक किया है, बट अगेन यहाँ पे फिर मेंशन नहीं है ना लीक, जो थोड़ा सा अगर आया भी है तो ये दिस इज अ नोटिसेबल थिंग। आप उसको इसके साथ जस्टिफाई बिल्कुल कर सकते हो कि इसकी वजह से इट कैन बी स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, बट यहाँ पे नहीं हुई स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन हो गया। तो मैम वो मेंशन होता है ना कि ऊपर से कफ लिखा होता है, तो फिर अगर वो लीक होता है, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर का राइज ही कफ हमें शो कर रहा है, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, लिखा भी होता है कई दफा, लेकिन नहीं भी लिखा तो अगर एब्डोमेन का प्रेशर बढ़ रहा है तो वो काफी कराई है तो बढ़ रहा है ना। ठीक है एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम ये फिलिंग और वॉइडिंग फेज भी मेंशन नहीं होती वहां पे एग्जाम में? नहीं, देखो यहाँ पे भी नहीं मेंशन, ये आपने खुद ग्राफ से पिक करना है।
कि यहाँ तक तो फिलिंग फेज आ रहा है और ये बिकॉज स्मूथली डिट्रूसर बढ़ा है और 0 पे आ गया। वॉइडिंग की निशानी ये है कि मैडम और ये लीक जो पे गया मार्किंग है और ना 0 पे आ गया। मैडम जो मार्किंग है ना लीक की, ये जैसे कॉफ अगर फॉर एग्जांपल कराए भी है ना तो उसी के साथ होना चाहिए था। ये कहीं पे जो ट्रांसड्यूसर हिला हुआ होता है या कुछ कभी कभार उससे भी जो छोटे छोटे से आ जाते हैं। वो देखो वो इट्स नॉट ओनली विद अस, यहाँ पर नहीं बल्कि दुनिया में हर जगह जहाँ पे ये सिस्टोग्राम या इवन अगर आप पार्टोग्राम की भी बात करो या कोई भी इस तरह ग्राफ्स दिए होते हैं एग्जाम में, वो इतने इवन सीटीजी वो इतनी मिसप्रिंट हुई हुई होती है कि कई दफा सीटीजी पे आपको बेसलाइन फीटल हार्ट के नहीं पता लग रहा होता कि इसकी बेसलाइन क्या होगी, वो आप अंदाजे ही कर रहे होते हो कि 140s में ही होगी या वो। तो ये इट्स नॉट ओनली विद इट्स नॉट ओनली हेयर, ऑल ओवर द वर्ल्ड सारी दुनिया के एग्जाम्स में ही ग्राफ्स जो हैं वो थोड़े से अजीब से ही होते हैं। तो लेकिन उसमें आपको यही बात है जैसे मैंने आपसे कहा है कि फिलिंग और वॉइडिंग जो होती है ना फेस, वॉइडिंग की तो निशानी ये होती है कि डिट्रूसर का प्यारा सा एक कर्व बनता है और फिर डिट्रूसर प्रेशर कम्स टू 0। इसी तरह इंट्रावेसिकल प्रेशर का प्यारा सा कर्व बनता है और फिर इट कम्स टू 0, इट नेवर गोज बैक अप अगेन if once the bladder is empty. Similarly, detrusor doesn't contract again once the bladder is empty. So voiding phase show इससे होता है कि ये दोनों प्यारे इसे कर्व्स बन के 0 पे आ रहे होते हैं। जो बीच में ऊपर नीचे चीज हो रही होती है तो वो जैसे ये कफ हुई है तो वेसिकल प्रेशर बढ़ा है, और यहाँ पर भी अगर प्रॉब्लम हुई होती है और साथ लीक होता है तो फिर वो मिक्स्ड इनकॉन्टिनेंस होती है। ठीक है, जी तो ठीक है। आई होप के काफी थैंक यू मैडम। डिटेल हो गया, कुछ मैडम क्लैरिफाई हुआ। मैडम मैडम मेरा एक सवाल है, इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, जरा हटके है, तो पूछ सकती हूँ मैडम मैं? पहले ये कर लो फिर कंफ्यूजन हो जाएगी अच्छा थोड़ा चले सा। मैडम। हाँ उसके बाद कर लेते हैं। ठीक है, तो ये ग्राफ्स इस तरह से करने हैं, बाकी मैनेजमेंट ये करानी कब है सिस्टोमेट्री। देखो आउटफ्लो ट्रैक में तो आप यूरोफ्लोमेट्री करा लोगे, सिस्टोमेट्री कब कब करानी है और कब नहीं करानी, ये बता दो कब नहीं करानी। यो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में नहीं करवाते। Yes, stress when you are sure that patient is having stress incontinence, यहाँ तक एग्जामिनेशन पे भी शो होगी, ब्लैडर फुल में आपने एग्जामिन किया और स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस डेमोन्स्ट्रेट हो गई है तो फिर आपको जरूरत नहीं है सिस्टोमेट्री कराने की, गो हेड विद द मैनेजमेंट। और आप कराते हो अर्ज इनकॉन्टिनेंस में, मिक्स्ड इनकॉन्टिनेंस में, आप जब प्रेसिडेंशिया में कराते हो, जब आपके वेग से यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के सिम्टम्स होते हैं, स्ट्रेस ये यूवी प्रोलैप्स, तब आप कराते हो। और फेल्ड सर्जरी हो गई हो पहले स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस की या मैलिग्नेंसी में भी नहीं करते तो ना, जो फिर आप ट्यूमर कराते होते हो हैं, क्या। ट्यूमर जो होते हैं ब्लैडर ट्यूमर, हाँ उनमें भी नहीं करते ना मैडम? नहीं उसमें क्यों करानी है, उसमें नहीं करते, बस ये जो मैं आपको बता रही हूँ रेयर रेयर बातें करने की हमें क्या जरूरत है। तो आपने सिर्फ आपने अर्ज या अर्ज इनकॉन्टिनेंस में, मिक्स्ड इनकॉन्टिनेंस में कराना है, आपने एपिकल प्रोलैप्स में कराना है प्रेसिडेंशिया में, या फिर कोई प्रोलैप्स ऐसा है जिसके अंदर उसको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की हिस्ट्री है और डेमोन्स्ट्रेबल नहीं है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, उसमें कराना है। आपने फेल्ड प्रीवियस स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस की सर्जरी हो गई है उसमें कराना है। ठीक है, और इसकी फिर जो भी डायग्नोसिस बनता है मैनेजमेंट वगैरह तो सारी आपको पता है बुक्स में, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन होती है। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में आपने पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइजेस बतानी होती है और साथ ही आपने उसका वो करना होता है और साथ ही फर्स्ट लाइन में सर्जरीज आ जाती हैं, फिर सेकंड लाइन में डेलॉक्सिटीन आती है और इस तरह से। और जो अर्ज इनकॉन्टिनेंस है उसमें फर्स्ट लाइन में ऑब्वियसली ड्रग्स, उसके अंदर फर्स्ट लाइन के अंदर ब्लैडर रिट्रेनिंग आती है। जो ब्लैडर रिट्रेनिंग और पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइजेस में क्या फर्क है डॉक्टर रूपा, क्या मसल ट्रेनिंग स्ट्रेस के लिए हम करते हैं, जिसमें हम उसको पेल्विक कॉन्ट्रैक्शंस बताते हैं। वेरी गुड, कीगल एक्सरसाइजेस जो होती हैं 8 contractions 3 times in a day for 3 वेरी months। गुड और ब्लेडर ट्रेनिंग में हम उसकी ब्लेडर कैपेसिटी को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। तो ड्यूरेशन के बाद तो अर्ज इनकॉन्टिनेंस में ब्लैडर ट्रेनिंग का काम है और पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइजेस का काम है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में। ठीक है,
और इन सब चीजों से पहले वी ऑल नो बिफोर यूरोफ्लोमेट्री सिस्टोमेट्री, हमारा तो खैर टॉपिक था बिकॉज अबाउट द ग्राफ्स एंड ऑल, मैंने वो चीजें इसलिए छेड़ी क्योंकि वो तो किताबों में भी पढ़ के समझ भी आ जाती हैं। उसमें जाहिर है यू हैव टू गेट द यूरिन कंप्लीट टेस्ट डन एंड देन यू हैव टू मेंटेन द ब्लैडर डायरी। यस, वो सारी चीजें भी देख लेना ब्लैडर डायरी में क्या क्या होता है, टाइप ऑफ फ्लूइड, अमाउंट ऑफ फ्लूइड, टाइम, और फिर वॉइडिंग एंड अमाउंट ऑफ यूरिन एटसेट्रा वो सारा कुछ। और मैम ब्लैडर डायरी भी प्योर मैडम ये स्ट्रेस ब्लैडर डायरी इनकॉन्फिडेंस को में कैसे नहीं रीड देते, करेंगे? ब्लैडर सिर्फ डायरी को रीड करना आरजॉर्मिक्स में देते हैं। क्या एक एक करके बोला? मैडम ये ब्लैडर डायरी को कैसे रीड करेंगे अगर फॉर एग्जांपल वो दे देते हैं? रीड कैसे करेंगे? जी ब्लैडर उसके अंदर देखो, ब्लैडर डायरी में बेसिकली जो चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए है क्या क्या। उसके अंदर टाइप ऑफ फ्लूइड इज इम्पोर्टेंट, टाइमिंग इज इम्पोर्टेंट। एक पेशेंट अब लिए ही जा रही है कैफीन और चाय और वो चीजें, और वो बहुत ज्यादा उसका फ्लूइड इनटेक है, और फिर दिन शी सेइंग कि उसे बार बार अर्ज इनकॉन्टिनेंस हो रही है, तो थोड़ा सा उसका वो भी तो लाइफस्टाइल का ना। एंड देन यू नीड टू सी कि हर कितनी देर के बाद शी नीड्स टू गो एंड मिक्चुरेट and the amount of urine approximately how much she is passing, आपने वो सारा टेबल उसी तरह से देखना है। और उससे ही भी आपको अंदाजा हो जाता है कि कई दफा पेशेंट का लाइफस्टाइल ही ऐसा होता है कि वो बार बार उसका फ्लूइड इनटेक ही ऐसा होता है कि आप को समझ आ जाती है कि उसका बेसिकली क्या मतलब शी कैन बी इम्प्रूव विद द लाइफस्टाइल चेंजेस आल्सो, अंदाजा हो जाता है। मैम मैं ये पूछ रही हूँ कि ब्लैडर डायरी जो है वो हम प्योर स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में पेशेंट के लिए नहीं वो करते, अर्ज और मिक्स में देते हैं। स्ट्रेस में तो कर ही नहीं सकते ना, स्ट्रेस में तो बेचारी खांसेगी तो यूरिन पास कर देगी। ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है। सो आई थिंक हमने आज काफी कवर कर लिया। बाकी जो थ्योरेटिकल पार्ट है अबाउट द मेडिसिन वो देख लेना। मेन मेडिसिन पता जरूर होनी चाहिए, फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन किस में ऑक्सीबिट्रायरिन देनी है, किस में दूसरी वाली, किस में क्या कौन सी वाली क्यों दे रहे हैं फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन, वो थोड़ा सा जरूर पता होना चाहिए। और सर्जरी तो हमने लास्ट टाइम कर ही ली थी। ठीक है, मैम अपना सवाल अभी पूछ सकती हूँ मैडम? आप पूछें। मैडम ये जो हमारे पास ना लाइक ऐसा केस आता है, जैसे अगर पेशेंट कहती है कि टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, लाइक फॉर एग्जांपल केस है मेरे पास, या मिसकैरेज का केस होता है मैडम, लाइक मिसकैरेज मेरे पास है स्कैन पे, तो उसमें भी मैडम एग्जामिनेशन पे ये बायमैनुअल और स्पेकुलम करना है जब मैं एग्जामिनेशन करूंगी? क्योंकि अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर मिसकैरेज है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर की अगर मैं टर्मिनेशन करना चाह रही हूँ, मिसकैरेज है आया है 12 वीक्स पे, तो उसमें भी मैडम एग्जामिनेशन पे करनी चाहिए स्पेकुलम बायमैनुअल या नॉट नेसेसरी? देखो मिसकैरेज में आप बाय मैनुअल तो करते ही हो, क्योंकि यू नीड टू सी कि उसका ऑस ओपन है या नहीं, इज इट इनकम्प्लीट मिसकैरेज और इट इज अ मिस्ड मिसकैरेज। उसके लिए आप कई दफा पीवी तो करते हो, पीवी मना तो नहीं होती मिसकैरेज में, एक्सेप्ट कि यू आर थिंकिंग कि ये टॉपिक नाउ if you know it's miscarriage then there is no harm in doing speculum examination and the PV also। और लेकिन अगर पेशेंट ब्लीडिंग के साथ है यानी इनकम्प्लीट मिसकैरेज है, जिसका पेशेंट तो कम ही होता है कि एग्जाम में है, उसमें स्पेकुलम इसलिए मुश्किल हो जाता है कि उस वक्त विद ब्लीडिंग या पेप्समेयर उतना अपना रिलायबल है ना इम्पोर्टेंट है। लेकिन मिसकैरेज में पीएस और पीवी मना तो नहीं है, एक्सेप्ट कि वो मोलर या वो एक्टोपिक ना हो। यानी मोलर और एक्टोपिक में मैडम हम स्पेकुलम नहीं कर सकते ना, यही है ना मैडम? लेकिन बेटर नॉट टू डू। ठीक है मैडम। डॉक्टर रूपा, एक टॉपिक में पीवी नहीं कहते क्या? एक टॉपिक के अंदर ये बड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया। पहले पुराना जमाना होता था उसके अंदर पीवी के ऊपर डायग्नोसिस बनता था, जो टेंडरनेस वाला एक साइन देखा जाता था। अब लोग कहते हैं कि एब्डोमिनल एंड देन अल्ट्रासाउंड एंड ऑल दोस थिंग्स, बिकॉज ये भी कहते हैं ना कि जब आप पीवी करते हो तो आप उसको और ज्यादा छेड़ देते हो, और आप रप्चर अगर वो पहली हो रही है तो आप उसको और पीवी करके और ज्यादा उसको डिसलॉज कर दोगे अपने उससे। तो बट इट्स नॉट लाइक कॉन्ट्राइंडिकेटेड, बट इट्स नॉट अ मस्ट ऑल्सो। एक टॉपिक में यस यू कैन मेंशन पीवी टू मेक योर डायग्नोसिस, वो अभी भी बाय मैनुअल भी मैडम हो रहा होता है जी, बाय मैनुअल पे जो सर्विक्स की टेंडरनेस वाला साइन होता है। तो लेकिन जो मैंने अपना लॉन्ग केस दिया था ना ड्यूरिंग माय ट्रेनिंग, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी पे तो मेरी कंसल्टेंट का ये जस्ट ये था कि पेशेंट प्रेजेंटेड विद लोअर एब्डोमिनल पेन रिप्रोडक्टिव एज में, और फिर जब मुझे
एमेनोरिया का टाइम पीरियड मिल गया तो मेरा एक टॉपिक का सस्पिशन चला गया। तो उन्होंने मुझे अल्ट्रासाउंड की फाइंडिंग से पहले कहा था कि आपके बायोमैनुअल के ऊपर किस साइड की टेंडरनेस है, आपको क्या फीलिंग आई है? तो वो सर्वाइकल इस तरह के केस में जिसमें आपको कंफ्यूजन है कि वो टॉपिक है या नहीं, उसमें तो बायोमैनुअल आपको हेल्प कर सकता है। बिल्कुल ठीक मैम, तो मेरा यही कॉन्सेप्ट है कि हमने इसी तरह से जाना है कि टेंडरनेस बिल्कुल देखनी है, फिर अल्ट्रासाउंड पे सस्पिशन लेनी है कि मुझे ये चाहिए। बिल्कुल ठीक है, चलो गुड, ओके देन ठहरो मैं अपनी थैंक यू मैम।